चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर एंड रेडिशन। कोई दिक्कत नहीं, आवाज आ रही है ना? रेडिशन। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं तुम्हें, ताकि तू समझ सको। ऐसा बचपन में एक बार किन के मन में आया कि एक बार वो बैंक लूटने की जरूर कोशिश करेगा। बैंक लूटने का मन में आया कि बैंक में बहुत पैसा, बचपन में आया होगा कि इस तरह सारा पैसा हमारे पास आ बस बैंक का, उसे इसे बैंक लूटना क्या, ऐसा विचार को आया नहीं? और तुमने इस तरह सोचा होगा, तुमने चुप हो जाओ, और तुमने ऐसा कई बार सोचा होगा कि बैंक यहीं कहीं रखा रहा है, उसमें बहुत सारे पैसे भी है, रात को अगर निकाल कर नहीं जा सकते तोड़ दाड़ का ताड़ा। ऐसे मन में विचार आता था, मेरे तो कई बार आया सच में, तब जब मेरे पास पैसे नहीं आए थे। सुन लो तो फिर बता क्या हो, अगर तुमने कोशिश भी करी ना, तुम टॉर्च लेकर जाओगे और ताले पर वहां तक बाहर का तो ताला खोल लोगे, अंदर जिस लोकर के पास वो लगा हुआ ताला, जिस लोकर में पैसे रखे हुए, उस लोकर के बाहर जो ताला लगा हुआ, उस पर जैसे ही तुम टॉर्च मारोगे प्रकाश उस पर पड़ेगा और वो धातु का बना हुआ, और उसके बाद में तुरंत बेल बजनी स्टार्ट हो जाएगी, और वो बेल कनेक्टेड हो पास के लोकल एरिया से, जो पुलिस स्टेशन थाने हो, वहां बेल बजेगी और तुरंत पुलिस वाले भाग आएंगे और तुम गिरफ्तार कर लेंगे और चले जाएंगे। इसलिए कोशिश भी मत करना। बात समझ में आए? ठीक, हाँ, थोड़ा सा भी इस पर प्रकाश पड़ा ना, तुरंत उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने के बाद ना यहाँ का करंट जाएगा, करंट फॉलो होगा, सीधा वहां जाएगा, वो सीधा पुलिस नजदीकी स्टेशन तक कनेक्टेड हो, और पुलिस वाले तुरंत चले आएंगे वहाँ, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग चौकी हो, सब उनके अंडर में हो, उनका काम ही यही हो पुलिस वालों का, उस एरिया की सुरक्षा करना। इसीलिए रात को भी चक्कर मारते रहते हैं, समझ में बात है? नहीं तो फिर बेल बज जाती है, उसके अंदर ही तेजी के साथ बेल बजने शुरू हो जाती है, और जब घंटी बज जाती है फिर तुम पकड़े जाओगे। आया समझ में? तुम्हें 6-7 साल के लिए अंदर डाला जाएगा। समझ में आया बात ये? हाँ, उम्र भर रहना क्या? मतलब यो नहीं है कि बैंक में तो पैसे की चोरी करी गई, मतलब यो नहीं है, मतलब यो हो कि पुलिस वालों ने फिजिक्स का प्रयोग करके कैसे पकड़ लिया। आया समझ में? मतलब यो नहीं है पैसे निकाल ले गए नहीं निकाल ले गए, इसमें फिजिक्स कहाँ यूज हुई? इसमें फिजिक्स जब यूज हुई जब वो प्रकाश था ना धातु के टुकड़े पर पड़ा जाकर, तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हुए, और जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू होगा तो धारा प्रवाहित होगी, तो फिर टिन ट्रेन 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 बेल बजनी स्टार्ट हो जाएगी, पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। ये पीछे का फिजिक्स समझना, इस चैप्टर इसलिए बनाया गया। आया समझ में? एक वैज्ञानिक का नाम था जे थॉमसन। 1887 की बात है, देखो सब मैंने नोट्स में लिखा हुआ, घबराओ ना बिल्कुल भी, समझ लो। हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन का कैसे उत्सर्जन होगा, जो इलेक्ट्रॉन है ना उनका एमिशन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे होगा, ये समझना। हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का एमिशन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, सब नोट्स में लिखा हुआ, मैं समझाऊंगा और सुनूंगा। समझ नहीं बात या? 1887 की बात है, 1887 1887 में ना 1887 के अंदर एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जे थॉमसन। उन्होंने क्या करा, एक धातु का टुकड़ा लिया, एक धातु का टुकड़ा लिया, देखो धातु का टुकड़ा, ठीक, कोई भी धातु का टुकड़ा ले लो, आप ले लो, आप करके देख लेना, आप ये एक्सपेरिमेंट खुद घर भी कर सकते हो। और धातु का टुकड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी ऐसे वैसे नहीं होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात तुम जानते हो, क्योंकि धातु के टुकड़े में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि धातु का टुकड़ा ना, ऐसे धातु के टुकड़े ले लोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और वो भी ऐसे वैसे इलेक्ट्रॉन नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और इस पर ना तुम भूख के नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये सन सूर्य, अब सूर्य का प्रकाश इस पर डालो धातु के टुकड़े पर, जैसे सूर्य का प्रकाश धातु के टुकड़े पर डालोगे ना, ऐसा करके धातु के टुकड़े पर सूर्य का प्रकाश डाल लो, धातु के टुकड़े पर सूर्य का प्रकाश डाल लो, देखो डाल लोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, भाग के तुरंत ऐसे भाग निकलना स्टार्ट हो गया। ऐसा जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, और ये एक्सपेरिमेंट उनका सफल रहा। 1887 की बात बता रहा हूं मैं। जे थॉमसन ने ना जो कैथोड की एक छड़ थी उस पर ना इस तरह पराबैंगनी प्रकाश डाला। ये प्रकाश ऐसा वैसा प्रकाश नहीं है, पराबैंगनी प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, प्रकाश डालना उस पर, किस पर डाला प्रकाश, धातु के टुकड़े पर। तो इसके अंदर तो नहीं इलेक्ट्रॉन ना प्रवाहित होना, बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। क्यों? जब जैसे इन्हें एनर्जी मिली तो तुरंत बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। आसान भाषा में समझ सकते हैं, जैसे तुम किसी स्टील के बर्तन को या धातु के बर्तन को धूप में रख दो, धूप पर रखने के बाद ना थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा, लकड़ी का बर्तन गर्म हो जाएगा,
धातु का बर्तन तो गर्म होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें से ना जब उसे प्रकाश पड़ेगा, जो सूर्य का प्रकाश उस पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर चलेंगे, चलना स्टार्ट कर देंगे। तो कभी कभी क्या ऐसा हो, ऐसे उल्टी तरीके लगा कर देखो, ऐसे लगा जैसे मानो करंट लग गया हो, और वास्तव में करंट ही हो। रियलिटी बात है करंट ही हो, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जब चलना स्टार्ट कर देंगे तो करंट ही तो उत्पन्न होगा। तो क्यों, धातु का प्रकाश उसको पड़ा, पड़ने के बाद उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर चलना स्टार्ट हुए। बस इतना करंट हो तुमको प्रभाव नहीं जमा पाता, इतने एरिया में प्रभाव दिखागा अपना, हो वो भी करंट ही है, वह भी विद्युत धारा एक प्रकार की। समझ में आया बात यार। तो इसका उपयोग करके तो ये तो एक घटना होगी, इसी घटना को तो हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। जब धातु का प्रकाश है ना, जब धातु के टुकड़े पर प्रकाश पड़ता हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इस घटना को ना समझाने के लिए जे थॉमसन ने अपनी आधी जिंदगी खराब कर दी। और जे थॉमसन को ना इस बात के लिए सन 1900 यानी इस बात को समझाने के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। और जो बाहर निकल रहे हैं, ये कौन बाहर निकल कर जा रहे हैं, इनका नाम इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने, इनकी जे थॉमसन को मैंने बताया जब इसे, तो इस बात के लिए उसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नोबेल पुरस्कार में 10 करोड़ रुपए की राशि मिलती है। इतनी बात को, ऐसी बात पूरी दुनिया में कोई नहीं बता पाया था। सोच सकते हो तुम, जो मदर टेरेसा को मिला था 10 करोड़ रुपए की राशि, भारतीय लोगों को दान कर दी थी उन्होंने। समझ में आया बात या, इतना अच्छा काम करने के लिए। और उसके बाद इस घटना की खोज करके आज हमने वो बैंक वाला कॉन्सेप्ट भी बना दिया। बहुत सारी चीज़ें इस घटना को यूज़ करके हम, प्रकाश पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो धारा प्रभावित कर सकते हैं। उस धारा को इकट्ठा करके हम कुछ भी कर सकते हैं। उस धारा का इकट्ठा करके ही तो हमने वो बैल बजाई कि दिमाग तो लगा, दिमाग लगा रखा पूरा का पूरा। समझना ही बात है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी के साथ इंप्रूवमेंट करी, डेवलपमेंट करी, तुम सोच नहीं सकते। ये छोटी छोटी घटनाएं को यूज़ करके तुम बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे। आया समझ में, चिड़िया को उड़ते हुए देखा, जब भी तो एरोप्लेन बनाया, ऐसे थोड़ा ही बना लेते। ऐसे देखा चील ऐसे जा सके, पंख ऐसे बनाए उसके टाइप के। तो नेचर को स्टडी करने के बाद हमने चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके तब हम आगे बढ़ा रहे। अधिकांश चीज़ों में तुम्हें खुद भी नहीं पता, तुम्हारे साथ बहुत जगह फिजिक्स यूज हो रही। समझ में आया बात। धातु का प्रकाश पड़ेगा, टुकड़े पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना स्टार्ट, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे। इतनी बात बता दो, समझ यह बात समझ में आई नहीं है। अच्छा मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ किसी न किसी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना ऊर्जा के कभी कुछ काम नहीं हो सकता। आया समझ में। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए धातु के पृष्ठ, यो धातु का पृष्ठ, यो धातु का पृष्ठ, याद रखना बात यहाँ, यो धातु का पृष्ठ, धातु का पृष्ठ, इस धातु के पृष्ठ से ना इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो कम से कम ऊर्जा, ज्यादा ऊर्जा नहीं, वो न्यूनतम ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, वो न्यूनतम ऊर्जा। देखो धातु मैंने ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो वह बहुत कम ऊर्जा होगी, न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम, वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देगी, उसे धातु का कार्यफलन बोलते हैं। धातु का कार्यफलन, धातु का कार्यफलन, ये ऊर्जा का ये नाम है एक प्रकार का कार्यफलन। आया समझ में। कुछ किताबों में फाई नोट से लिखा, कुछ किताबों में डब्ल्यू नोट से लिखा, कार्यफलन एक प्रकार से। आया समझ में। कुछ किताबों में फाई नोट से लिखा और कुछ किताबों में डब्ल्यू से लिखा, डब्ल्यू नोट से। कार्यफलन को बताऊंगा भी, समझ में आया बात या। बस इतनी बात तुम्हें याद रखनी। मैं पूछूंगा कि कार्यफलन क्या हो, कार्यफलन किसका हो, धातु का हो। अच्छा हो क्या कार्यफलन, एक प्रकार की ऊर्जा हो। मैं पूछा कैसी ऊर्जा हो, ऐसी ऊर्जा हो, वो न्यूनतम ऊर्जा हो, कम से कम ऊर्जा हो जो धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती हो, ऐसी ऊर्जा को हम धातु का कार्यफलन कहते हैं। बार बार यूज होगी या टर्मिनोलॉजी धातु का कार्यफलन बार बार यूज होगी, तो तुम्हें बताना चाहिए कुछ नहीं है यार। जैसे यह तो एक प्रकार की ऊर्जा, या वही ऊर्जा जिसने धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, और वे ऐसी वैसी ऊर्जा नहीं है, यह बहुत कम ऊर्जा, थोड़ी सी ऊर्जा दो, जितनी भी ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। मान लो इसमें मैंने 10 जूल ऊर्जा दी, बाहर नहीं निकला। 15 जूल ऊर्जा दी, तभी बाहर नहीं निकला। 16 जूल दी, तुरंत बाहर निकल गया। वो 16 जूल ऊर्जा देना, नहीं तो तुम 18 दे दो तभी बाहर निकलेगा, लेकिन 16 देने पर बाहर निकल गया। 16 जूल ऊर्जा देने बाहर निकल गया, तो 16 जूल ऊर्जा ही धातु का कार्यफल में कहलाएगी। तो वो न्यूनतम ऊर्जा, कम से कम वह ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकती हो, बाहर निकाल सकती हो, उस ऊर्जा को हम धातु का कार्यफलन कहते हैं। बात समझ में आई। अब 2 चीज समझाई मैंने तुम्हें। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या हो। जब पराबैंगनी प्रकाश किसी धातु के टुकड़े पर पड़ता होगा, पड़ा है भाई, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है जे थॉमसन ने। और थॉमसन ने क्या करा, एक कैथोड की छड़ी ली, उस पर पराबैंगनी प्रकाश डाल लिया, तो उसके अंदर तो कुछ आवेशित कण बाहर निकल रहे थे, और वे आवेशित कण को देखा, ये तो इलेक्ट्रॉन। इसी बात को जानने के लिए, बताने के लिए उसने कॉपी में लिख दिया, पूरी दुनिया में यही थ्योरी काम कर रही। और इसे फिर एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारी चीजें बनाई गई। इसी बात को तो लेकर फिर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करा गया। हर साल हर क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो विशेष काम कर रहा हो दुनिया में, ऐसा काम कोई ना कर रहा हो, एक नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाए। ऐसा समझ। इस साल का भी नोबेल पुरस्कार मिला, भारत का एक नहीं है, समझ नहीं बात है। पिछली बार मिस्र के राष्ट्रपति को शांति के मामले में मिला था। तो हर साल पुरस्कार मिलते रहते हैं। अगर तुम दुनिया में यूनिक काम करोगे, जैसा काम कोई नहीं कर रहा,
समझ नहीं बात, सामाजिक क्षेत्र में तुम काम कर रहे, समाज को बढ़ावा दे रहे तुम, समझ नहीं बात है। तो समाज भी ऐसा वैसे नहीं, पूरे दुनिया के समाज को बढ़ावा दे रहे तुम, ये नहीं कि भारतीय समाज को बढ़ावा दे रहे बस अंदर बैठकर, पूरी दुनिया के बारे में जो सोच रहा, क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार हो पूरे वैश्विक स्तर में लगा हो। समझ में आया बात या ठीक। अगर किसी व्यक्ति को कह देना पक्का तू तो अच्छा काम कर रहा है, उससे नोबेल पुरस्कार मिला, तो मैं बच्चों को कह दूँ बेइज्जती करता करता उसकी, मैंने कहा पक्की बात अच्छा काम कर रहा है तू, पढ़े ना तू, तो नोबेल पुरस्कार मिलेगा, तो उसकी समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। तो तुम समझ गया नोबेल पुरस्कार भी समझ में पता लग गया तुम्हें। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई कि धातु के पृष्ठ पर अगर प्रकाश पड़ता होगा उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे नहीं, इसे बोलते घटना को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। पेपर में पूछे इलेक्ट्रॉन नहीं पूछने का, आगे यूज होगा बात यह। धातु का कार्यफलन क्या हो, धातु के टुकड़े पर पड़ने वाला वो प्रकाश या की वो ऊर्जा, धातु के टुकड़े की वो ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल, न्यूनतम ऊर्जा जो बाहर निकाल सकती हो उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं। विच इज डिनोट बाय फाई नोट, इसे फाई नोट से प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। वो मेरे ऊपर बात में किस तरह प्रदर्शित करूंगा ऐसा, समझ में बात है। जो थेम्स की मौज आ गई, हाँ नहीं 1906 की बात है। 1906 में मुस्लिम लीग की पार्टी की स्थापना हुई थी, मुस्लिम पार्टी उस टाइम पे बनी थी, समझ में आई बात यह 1906 में। इतनी बात बताओ 1905 में बंगाल बन गया था हमारा, तो 1906 के पास इंगा क्या चल रहा था, इंगा नोबेल पुरस्कार बट रहे थे। सही बात है, सोचने वाली बात है। ये सब चीज़ें अगर तुम्हें काम आ गई याद कर लेकर, सब बातें जो बीच में जी के पी की बातें बताई जा, जीवन में बहुत काम आए हैं। समझ में इतनी बात बता दो मुझे समझ में आई। अगर इलेक्ट्रॉन का एमिशन पूछो तो बता दोगे ठीक। जब यूवी जो लाइट रे है, यूवी लाइट रे जो किसी जो धातु का टुकड़ा हो, मेटल जो पीस हो, मेटल का जो पीस हो, क्या हो मेटल का पीस, समझ गए। मेटल का जो पीस हो उसके ऊपर जो लाइट रे है ना वो इंसिडेंट होगी, तो इसके अंदर ना जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो वो जनरेट होकर एग्जिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को हमने इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कहते हैं। तो कुछ हिंदी नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं है, समझ में आई बात या ठीक। इसी लैंग्वेज को हम इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश। तो ये आजकल एक नई लैंग्वेज डेवलप हो रही है जिसे इंग्लिश के नाम से जानते हैं, समझ नहीं बात है। बोलते हिंदी है और यूज इंग्लिश करते हैं, तो सारा कंटेंट इंग्लिश में जाते हैं, तो वही उसका नाम लैंग्वेज आजकल नई जनरेट हुई है बोलचाल की भाषा में, जिसे हम आजकल इंग्लिश कह रहे हैं, इंग्लिश। आया समझ में। तो ऐसा माना जाता जो बच्चा इंग्लिश सही नहीं समझ सकता वो इंग्लिश आराम से समझ ला। समझ में आ रही तुम्हें, समझ में आ रही नहीं आ रही। तो जो इंग्लिश सही नहीं समझ सकता ना वो इंग्लिश समझ लगा, इंग्लिश। इसकी स्पेलिंग है HIENGLISH, इंग्लिश। हाँ इतनी बात बता दो समझ में आई नहीं आई ठीक। कार्यफलन पता लग गया, कार्यफलन क्या हो, कार्यफलन किसका हो, धातु का। कुछ नहीं है ऊर्जा कार्यफलन पता, न्यूनतम ऊर्जा। और जो धातु के पृष्ठ है ना इलेक्ट्रॉनों ने करे चल 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 निकल, 15 जूल ऊर्जा दी निकला, 16 जूल दी निकल गया। तो अगर 17 जूल देंगे निकलेगा, 18 देंगे निकलेगा, 16 पर निकल गया ना, बस 16 ही है धातु का कार्यफलन। वो न्यूनतम ऊर्जा ही है। जब ज्यादा क्यों दे रहे, जब कम पर कम चल रहा है, समझ में आई बात है। कोई दिक्कत नहीं है अंतर। किसी को 2 मार्क को क्लास तक बाहर जा रहा है तो 3 मारने की जरूरत क्या है, ऐसा नहीं। इतनी बात बता दो समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो धातु का कार्यफलन और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन दिमाग में चढ़ गई बात ये, ठीक है। फिर तो अच्छे से फाई से डिनोट करना, फाई नोट ना लिखियो भी, इसे बात फाई से या डब्ल्यू से, फाई से। तो मैं ज्यादातर कभी कभी फाई यूज कर दूं, कभी कभी डब्ल्यू यूज कर दूं, तो तुम घबराना मत बिल्कुल भी। नोट्स में भी ऐसे लिखा हो, नोट्स में ये बात बताओ समझ में आई नहीं ठीक। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, देखते हैं क्या बुद्धि तुम्हारी। एक धातु का टुकड़ा, मान लो प्लेटिनम का टुकड़ा, ये प्लेटिनम का टुकड़ा, ये प्लेटिनम का टुकड़ा, कहते हैं प्लेटिनम दुनिया में सबसे महंगी धातु हो, कहते हैं क्या हुई आया समझ में। जो प्लेटिनम है ना पूरी दुनिया में सबसे महंगी धातु हो, प्लेटिनम धातु, तो धातु का टुकड़ा, तो धातु का जो कार्यफलन है, प्लेटिनम धातु का कार्यफलन दे रखा है, इसमें जो डब्ल्यू का मान दे रखा है, डब्ल्यू का मान समझिए धातु का, कौन से धातु का टुकड़ा, प्लेटिनम का, उसका कार्यफलन दे रखा है 5.65, 5.65 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट तो विभवांतर का मात्रक को आप बता रहे हो, कार्य ऊर्जा, हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा ही हो एक प्रकार की। तो धातु का जो कार्यफलन हो, कार्यफलन यानी ऊर्जा का जो मात्रक को इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो, डोंट वरी, ऊर्जा ही एक प्रकार की है। अब बताओ प्लेटिनम का कार्यफलन 5.65 है, इस कथन का क्या अर्थ है ये बताना तुम्हें। इस कथन का अर्थ बताना, ये प्लेटिनम धातु नहीं, प्लेटिनम धातु, उसका 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 जो कार्यफलन है ना 5.65 है, इस कथन का अर्थ बताना, इसका मतलब क्या है। ये तो एक आंसर होगा, और बताओ कोई जो नहीं बोलने, जिन्हें कभी नहीं सीखने का, क्या गलत बता रहा। मेरे लिए तुम्हारे जितने भी आंसर होंगे ना सब सही होंगे,
आया समझ में? सबसे बड़ी खास बात है तुम संघर्ष कर रहे हो और दिक्कत तो है जो बोली नहीं बिल्कुल भी। जल्दी बता दो, नहीं तो ये हो ना, ये जैकेट उतर जाएगी। या कुछ भी बोलता था गलत बता दो। 5.565 का क्या अर्थ? धातु का कार्यफलन 5.565। अभी तो तुमने कार्यफलन भरा धातु का, है समझ में? इसका मतलब अगर मुझे प्लेटिनम धातु के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यो इसका मतलब ये नहीं बताया जा रहा। क्यों जी रे, छोड़ दो ना। और समझ में आ रही सारी बातें? बोल नहीं पा रहे, अब बता दोगे? एक अगला सवाल पूछता, इसको बताना इसका क्या अर्थ है। चलो, पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु का, ये पोटेशियम धातु का टुकड़ा जिस तो सब तो पूछो, इस बार मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसका कार्यफलन दे रखा है 2.303 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखा है। ये पोटेशियम धातु का टुकड़ा, पोटेशियम धातु का टुकड़ा, ठीक। तो इसका धनघात बता दोगे मुझे? खड़ी हो बता, क्या बता? कुछ भी अपने भी इस धातु के पृष्ठ से अगर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना ज्यादा दे दोगे कोई दिक्कत नहीं है। इतनी चाहिए या न्यूनतम ऊर्जा, और न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलावा? कार्यफलन। पोटेशियम धातु के टुकड़े का कार्यफलन है, यो मतलब है उसका। घुस की दिमाग बात। पोटेशियम धातु के टुकड़े में तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने इतनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता वही कार्यफलन हो। रटवाना नहीं मुझे, बैठ जा, डिबेट कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ, समझ नहीं बात है? ऐसे कहते हैं विश्लेषण करना। और जो पढ़ाई होनी चाहिए वो पढ़ाई कभी सूचनात्मक नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई हमेशा विश्लेषणात्मक होनी चाहिए। चीजों का विश्लेषण करो, समझ में आई बात? या अपने स्तर पर जब 4-5 पन्ने पढ़ने के बाद तुम खुद ही किताब लिख दो, समझ में आया बात? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? और जो दिमाग में तो उतरे ना, पूछो क्या हो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन? बस देख, भाई जी ने समझाया था, धातु परामैंगनी प्रकाश जब किसी धातु के टुकड़े पर पड़ेगा ना तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर, और धातु के टुकड़े बाहर निकल जाएंगे। और उदाहरण भी दिया था थाली वाला, आया था, और बैंक वाले भी उदाहरण दिया। क्यों जी भूल जाओगे सर? कैसे भूल जाओगे सर? जो भूल लगा बेवकूफ हो, उसका ध्यान ही नहीं आया, वो अपने बाबू सोनों को याद कर रहा बैठ गया। क्यों जी? सही बात है गलत बात है? अच्छा, निकल गए बाहर इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो इसी घटना को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन भी कई प्रकार का हो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकता है। तुम धातु के टुकड़े में नीचे मोमबत्ती जला दो, उससे भी काम चल जाएगा। आया समझ में? तो अगर ताप देकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लगे तो उसे बोलेंगे तापयानिक उत्सर्जन। कभी कभी ऐसा होगा, तुम धातु का टुकड़ा तुमने यहाँ बीच में रख दिया और साइड से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, कैथोड एनोड लगा के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। कैथोड धातु की छड़ों प्लस हो, एनोड में माइनस हो, उत्पन्न कर दिया तो वहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और बीच में तुम धातु का टुकड़ा रख दिया तो विद्युत क्षेत्र लगाकर ना, और तुम इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेंगे, उसे बोलेंगे विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। अगर ताप देकर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेंगे बोलेंगे तापयानिक उत्सर्जन। दिन निर्भर करो उसके अंदर टेम्परेचर गया नहीं गया, ताप गया नहीं गया, ताप गया तो तापयानिक उत्सर्जन। अगर सूर्य के प्रकाश किरण तो बाहर निकाल लोगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन, ये सूर्य के प्रकाश से होने वाला इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना मेन चीज है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा वो धारा प्रवाहित कर देगा, और फिर जब धारा आ जाएगी फिर तो चाहे घंटी बजाओ चाहे घंटा बजाओ। क्यों जी? चाहे घंटी बजाओ, फिर दिक्कत क्या है? फिर तो कुछ भी बनाओ, अब अपने दिमाग का यूज करोगे। तुम्हें जी कहीं लग रहा है ना, अच्छा यार ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इसे ना हम इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करने के बाद ना इसमें जो एनर्जी है उसे इसके अंदर भर लो, इस ऊर्जा को फिर कहीं भी इस्तेमाल कर लो। हम ना बायोफ्यूल बनाया। अब बायोफ्यूल पता किस टाइप का बनाया? हम ना ऐसे एलगी बना दी। एलगी जानते हो किसे कहते हैं? काई जानते हो? काई जो जम जाती है समुद्र की, लाइकेन जिसे बोलते हैं। ऐसी काई बना दी हमने। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करोगे, 12वीं क्लास में पढ़ोगे बायोलॉजी में। जीन एडिटिंग ऐसी खतरनाक प्रक्रिया, जीन एडिटिंग ऐसी प्रक्रिया हमने ऐसा एलगी बना दिया, उसे हम एक प्लांट में उगाएंगे और वो सूर्य तक एनर्जी इकट्ठी करेगा। ध्यान तो सुनने ना, सूर्य के प्रकाश उसमें पड़ेगा तो एनर्जी उसके अंदर चली जाएगी, और उसे हम फिर जाकर उसे एक प्लांट में लेके जाएंगे उस एलगी के अंदर। बहुत ऐसा एलगी बना दे ज्यादा ऊर्जा खींचेगा। जो सामान्य काई है वो तो 20 जूल ऊर्जा खींचेगी, और जो हमने काई बनाई ना अपनी तरफ से, जो उसमें खेत में लगा रहे उसकी खेती कर रहे वो 100 जूल ऊर्जा खींचेगी। सोच लो इतनी ज्यादा ऊर्जा खींचेगी अपने आप ही। हमने खुद बनाई उस जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके, और जब वह खींच लेगी ऊर्जा उस काई को उठाएंगे प्लांट में लेके जाएंगे, और प्लांट में उसका निचोड़ कर उसका बायोफ्यूल बनाएंगे। फिर हमें पेट्रोल की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार आज भी ना जितना भी तुम्हारे यहाँ सब कुछ चल रहा है हमारे पास पेट्रोलियम के भंडार ही नहीं है। भंडार ही नहीं है पेट्रोल कच्चे तेल में हम सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद करते हैं। आज 1 फरवरी बजट पेश हो रहा, सरकार की भी यही समस्या। पढ़ना भी तो इसलिए तुम्हें इस चीज का, ताकि तुम अपने देश के अंदर कंट्रीब्यूशन कर सको। क्यों जी? कुछ नया इनोवेशन कर सको, तकनीक पैदा कर सको। तकनीक में हम पहले ही पिछड़े हुए थे, आज भी पिछड़े हुए।
समझ नहीं बात? या तकनीक ने भी पिछाड़ कर रखा है, इसलिए हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। किसी भी देश का डेवलपमेंट नहीं होता उसके पीछे तकनीक। तकनीक क्यों? क्योंकि विज्ञान को ना बढ़ावा नहीं दिया जाता वहां से। समझ में बात? या तो विज्ञान को बढ़ावा देना, विज्ञान को किस तरह पढ़ा जा, विज्ञान को सोच समझ कर पढ़ा जा, इसका यूज कहाँ होगा, ताकि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जा। देखो मैंने तो बताया एलगी था ना, काई था, हम बायोफ्यूल बना रहे ताकि हम पेट्रोल बचा सके। पेट्रोल क्यों बचाना चाह रहे? क्योंकि पेट्रोल हम भारत खरीद के ले जाओगे, उसमें क्या देने पड़ा? पैसे देने पड़ा। तो इसका मतलब घर का माल घर में रह जाए, इससे बढ़िया क्या बात है? क्यों जी? ठीक, मोमडन होम इस तरह तो मोमडन हो, घर का माल कहाँ रह जा, बस और क्या हो। मोमडन तो नहीं है कोई। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? कोई बोलने का नहीं तो बताओ, ये बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? पता लगा इसका यूज कहाँ करना? तो चीजों को ना, जो भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई ना, ये 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल दिया तुम्हें, इसे लागू करने की कोशिश है। आया समझ? पूरी तरह नहीं लागू कर रहे हैं, वो लागू करने की कोशिश है। 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जुलाई 2016 में आई थी कोरोना के टाइम पर। वह उत्तराखंड सरकार पहली राज्य सरकार पूरे भारत के अंदर जिन्हें लागू करी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हूबहू इस तरह। तो उत्तराखंड सरकार ने इसलिए 20-20 नंबर का तो प्रैक्टिकल दिया है हर सब्जेक्ट में। बात समझ में आई? घुस गई दिमाग में, उसमें लिखा हुआ, इनसे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये भारत नहीं चल सकते बिल्कुल भी। इतनी बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई कि जो धातु का टुकड़ा उससे पृष्ठ तक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने इतनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी तभी बाहर निकलेंगे, नहीं तो बाहर नहीं निकल सकते हैं। बात समझ में आई? अरे बाहर निकालना जरूरी, और ये बाहर निकल गए तो पे चलेंगे, और चलेंगे तो धारा प्रवाहित होगी। उस धारा को पकड़ लो उस धारा को, उस धारा के उसके अंदर तो एनर्जी होगी, वो विद्युत ऊर्जा एनर्जी इकट्ठी होगी। उस एनर्जी का हम कहीं भी यूज कर सको, उस एनर्जी से तुम बायोफ्यूल में यूज करो। ये गाड़ी चल रही, दौड़ रही, एनर्जी तो जा रही, पेट्रोल में हो क्या एनर्जी हो उसके अंदर, वो फूकेगी एनर्जी बनेगी उसके अंदर, वो फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर पहिया आगे चलेगा तुम्हारा, बिना तेल के चल जाएगी गाड़ी। होगा टॉयलेट करके चलाओगे ओ। तो ये बताओ, जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन है ना कई प्रकार का हो, इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन कई प्रकार का हो। एक हो तापयानिक उत्सर्जन, ताप देकर अगर तुमने धातु का टुकड़ा तुमने नीचे तक टेम्परेचर दे दिया, फिर गर्म हो जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकल लगे, तो इसे बोलते तापयानिक उत्सर्जन। याद रहेगी ये बात है, इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल ले। ठीक है, आसान भाषा में समझो चीजों को, अपनी मातृभाषा में समझो, जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे नंबर पर एक हो दूसरा अक्षेत्र उत्सर्जन, सामने कैथोड एनोड लगाकर ना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दो, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दोगे, इलेक्ट्रॉन वो गर्म हो जाएगा, गर्म जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये तरीका हो सके। आज समझो पेपर में क्या पूछा हुआ, इनमें तो कोई सा नहीं पूछा हुआ कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या हो, कितने प्रकार का हो, पूछ ले तो किसी को मार नहीं खाने। समझ में ये बात, सब नोट्स में लिखा हुआ। दूसरे नंबर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसे बार बार, ये क्यों हम प्रकाश वाला चैप्टर पढ़े थे, इससे पहले प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ गए। एक हो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव डाल दो उसके अंदर विद्युत प्रभाव, विद्युत अक्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ना हम। समझ नहीं बात है, उससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते, प्रकाश आया धातु के टुकड़े पर पड़ा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इसे बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव इफेक्ट, इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आया हुआ। समझ में आया बात? या अरे काम क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना। कहां से निकालना? बाहर, घर में धातु के टुकड़े में। आया समझ में? क्यों निकाल ले? ताकि इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो जाए। अगर चलना स्टार्ट कर देगा तो क्या प्रभावित होगी? धारा, और उस धारा का फिर कहीं भी उपयोग करो, कुछ भी बना सको। अब तुम भी बता दो तुम क्या बनाना, तुम्हारी क्या बनाने की इच्छा। आया समझ में? तो तुम मुझे बता दियो, फिर मुझे बता दियो, फिर मैं दुनिया को बता दूंगा, नोबेल पुरस्कार मेरा पक्का। फिर समझ में आई बात? ये इन कह रहे फिर जब हम खुद करेंगे तो तुझे क्यों बताएंगे, अपना नहीं लेंगे। ज्यादा होशियार हो तू। सुन लो, चैप्टर भी बहुत बड़ा, बहुत सरस। चले तो हम समझेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या हो और उसके नियम क्या हो। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव देख लो क्या हो, मैंने समझा दिया, पर तुमको प्रकाश विद्युत प्रभाव समझाया हो। अभी मैं सुनूंगा तुमसे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या हो, ठीक? तो तुम बताओगे गुरुजी देखो आपने बताया, जब कोई पराबैंगनी प्रकाश हो ना, और ये पराबैंगनी प्रकाश ऐसा वैसा प्रकाश नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, आवृत्ति उच्च है इसकी, और आवृत्ति के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? इसकी उच्च आवृत्ति का प्रकाश है, उच्च आवृत्ति का प्रकाश, उच्च आवृत्ति का पराबैंगनी प्रकाश, उच्च आवृत्ति का पराबैंगनी प्रकाश किस पर पड़ रहा? धातु के टुकड़े पर या धातु के पृष्ठ पर पड़ता है।
ऐसा जब धातु की पृष्ठ पर पड़ता है तो उसके अंदर से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यह पूरी घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रभाव प्रभाव प्रभात नहीं है, प्रभाव, इसे बोलते हैं फोटो, फोटो नहीं फोटो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रखिए बात, यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। पूछूंगा बताओ प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? गुरुजी आपने बताया प्रकाश विद्युत प्रभाव एक प्रकार की ऐसी घटना हो जब उच्च आवृत्ति का पराबैंगनी प्रकाश किसी धातु के टुकड़े पर पड़ता है तो धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। उत्सर्जित होना बाहर निकलने की मतलब उत्सर्जित हो जाते हैं। आया समझ में? यह पूरी घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। बैंक में चोर चोरी करने जाता है, प्रकाश डालता है, धातु के टुकड़े पर डालता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। आया समझ? तो धारा प्रवाहित हो जाती है, घंटी बज जाती है, जेल में चला जाता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है ये रफ में नोट करो, क्योंकि फिर में तो कुछ और ही लिखना, फिर में जो लिखना मैं तो आ दूंगा तुम जनाब। देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, प्रकाश विद्युत प्रभाव। पर्सन देख रहे, पर्सन तुमसे सुनूंगा। देखो पर्सन क्या पूछा जाएगा, ये पर्सन समझ लो। पर एक तो इस पर्सन पूछा जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, नहीं लिखना, समझ लो। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इंग्लिश में नाम बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक, उससे पूछेगा इसके नियम क्या है, पूछेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम क्या है, इसके नियम क्या है। तो मैं तुम सब समझाऊंगा, उसके बाद सीधा सुनूंगा, चक्कर में नहीं पड़ना फालतू के। पहले नंबर पर प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ये मैंने अभी एक्सप्लेन करा, दोबारा फिर एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा उत्तर कैसे लिखोगे। तो हेडिंग पहले यही बनेगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, और वही बात लिखेंगे मैंने तुम्हें समझाई। जब उच्च आवृत्ति का पराबैंगनी प्रकाश किसी धातु के टुकड़े पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। देखो मेरा मूड नहीं चेतने का, समझे नहीं, मेरा मूड नहीं चेतने का, चुपचाप बैठे हो यहाँ। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, बता दोगे? कोई दिक्कत है तक? ठीक है, खड़ा हो, चल बता क्या होता है। उच्च आवृत्ति का पराबैंगनी प्रकाश किसी धातु के टुकड़े पर पड़ता है तो उसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन तो अभिलंब बन जाता है। उसके बाद जो प्रकाश टकराओ तो अभिलंब बनाना पड़ेगा, है ना। देख रहे जा रहा है कि पिछली स्मृतियाँ पड़ी हो भी, बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं था। लक्ष्मी बैठी बैठी बता क्या क्या बलाया, क्या हो प्रकाश विद्युत प्रभाव। उच्च आवृत्ति का पराबैंगनी प्रकाश किसी धातु के टुकड़े पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, इसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये भी सही है यार। अब इसके नियम, पेपर में नियम पूछे हुए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम क्या है। तो इसके नियम में पहले नंबर का जो नियम है वो समझाने जा रहा हूँ। पहला नियम, नियम नंबर फर्स्ट, इसको समझ लो। नंबर 1 तीव्रता का प्रभाव। अभी तीव्रता का क्या प्रभाव हो, तीव्रता का प्रभाव, इसे समझो तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ने वाला, क्या इफेक्ट पड़ने वाला तीव्रता का। अगर ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, जो आने वाला प्रकाश है अगर उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, उच्च आवृत्ति, अगर किसी की आवृत्ति ज़्यादा उसकी तीव्रता ज़्यादा हो, तीव्रता मतलब चमकना, अगर किसी की तीव्रता ज़्यादा ना तो उसके इलेक्ट्रॉन के जो उत्सर्जन की दर होगी, आर का मतलब रेट हो, रेट का मतलब दर हो, और दर का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर निकलेंगे। अगर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाल लोगे ना, अगर हाई फ्रीक्वेंसी का प्रकाश डाल लोगे, उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाल लोगे या उच्च तीव्रता वाला प्रकाश धातु के टुकड़े पर डाल लोगे तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा ही बाहर निकलेंगे, यानी इसके समानुपाती होगा। जो ऐसे कह सको, जो आने वाला प्रकाश उसकी तीव्रता इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर के समानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की जो तीव्रता हो ना वह इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर, इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन के समानुपाती होती है। अगर ज़्यादा उच्च तीव्रता वाला प्रकाश डाल लोगे तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा ही बाहर निकलेंगे, कम तीव्रता वाला प्रकाश डाल लोगे कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। आया समझ में? तो ज़्यादा तीव्रता वाला प्रकाश डाल लोगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, कम तीव्रता वाला प्रकाश डाल लोगे तो कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये तीव्रता का प्रभाव बता दोगे। ये पहले नहीं है, इसका याद रखना बात। या जितनी उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाल लोगे अगर उसकी तीव्रता या आवृत्ति ज़्यादा होगी समझो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा बाहर निकलेंगे, अगर कम तीव्रता का प्रकाश डाल लोगे कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और ये सिंपल सा बेसिक साइंस है, कोई ज़्यादा बड़ा है तो बात नहीं है इसके अंदर। बात समझ में आई है? बात कोई दिक्कत? पहला नहीं याद होगा, बता दो मुझे, बताइए शेट्टी क्या बताया मैंने। उच्च आवृत्ति का
प्रकार जो उच्च आवृत्ति का प्रकाश जितनी ये क्या समझा, ये क्या समझा? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम पढ़ रहे हैं हम। पहले नियम है तीव्रता का प्रभाव। जो वो ना प्रकाश की किरण है वो जो उसकी तीव्रता ना, हाँ। जितनी तीव्रता उसकी उसमें डालेंगे ना जितने उसकी इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति इतनी वो हो जाएगी बाहर निकलेगी। मेरे छेदने का मूड नहीं है सच में। अभी मूड, मेरा मूड बना रहा था। क्या बताया अबे? भाई जी उच्च आवर्ती का प्रकाश, उच्च तीव्रता का प्रकाश जब हम किसी भी धातु के पृष्ठ पर डालेंगे ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उत्सर्जित दर होगी ना जो उनकी वो भी अधिक होगी अगर अधिक प्रकाश डालेंगे, अगर जो कम डालेंगे तो उत्सर्जित दर भी कम होगी। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन दर का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन कम बाहर निकलेंगे। क्या इतनी सी बेसिक साइंस ही पढ़े जा रहे थे अब, पता नहीं कहाँ कहाँ बताए जा रहे। अब तो अंतिम टाइम चल रहा फिजिक्स का, अब तो चित्रा बंद कर देना चाहिए तुम। ऐसा समझ, इसका मतलब फिर इस टाइम अंतिम समय तक जो पहुंचा सुधर चुका हो, वो समझ चुका है, मुझे ये मास्टर मानने का नहीं, काम करके लिख चलो कर दो। और अब भी तुम चितना चाह रहे हो। दूसरा वाला देखो, अब आवर्ती, ये तो तीव्रता का प्रभाव हो, अब आवर्ती का प्रभाव किसका? अच्छा, तीव्रता अलग हो आवर्ती अलग हो, तीव्रता अलग हो आवर्ती अलग हो। मैंने समझाने के लिए आवर्ती का प्रयोग कर दिया, आवर्ती में यूज मत करना बिल्कुल भी, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ध्यान से। एक आवृत्ति का प्रभाव किसका? आवृत्ति। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं ना, जो आने वाला प्रकाश, तीव्रता का मतलब एक सेकंड में कितना चल रहा है, एक सेकंड में कितना कंपन कर रहा है। तीव्रता नहीं, आवृत्ति का मतलब एक सेकंड में कितना कंपन कर रहा है। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? एक सेकंड में कितना कंपन कर रहा है, चाहे आराम से चल चाहे तेज चल, फर्क पड़ रहा है इससे। चाहे तू आराम से चल, चाहे तेज चल, पड़ा हो तो इस पर जाकर धातु के टुकड़े पे, या तो चाहे आराम से चल रहा है चाहे तेज चल रहा है, इस पर क्या फर्क पड़ रहा है? इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे फर्क नहीं पड़ने वाला तो फिर निर्भर भी नहीं करता। इसका ही मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर है ना, वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, आने वाले प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, तीव्रता पर निर्भर कर। तीव्रता अलग चीज, आवृत्ति अलग चीज है। मैं भी कह रहा हूँ, मैंने बोल चाल वो यूज कर दिया, मैंने तीव्रता आवृत्ति के साथ यूज कर दिया, समझ में बात है। मैं कह रहा हूँ जो आने वाला प्रकाश, उसकी चाल का और इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने का कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है। तू प्रकाश, हाँ जी मैं प्रकाश हूँ, तू आराम से आ रहा, जी हाँ मैं आराम से आ रहा, तू तेज आ रहा, जी हाँ आ रहा, तो मेरे पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आया समझ में? किस पर? इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर पर। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, आया समझ में? उस पर से कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है, तो फिर निर्भर भी नहीं करता। और निर्भर नहीं करता इसका मतलब उसके समानुपाती भी नहीं होगा। फिर तो बात समझ में आई। इसका मतलब ऐसे कह सके, जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर है ना, जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर है, इलेक्ट्रॉन के जो उत्सर्जन की दर है, वो ना जो प्रकाश की जो तीव्रता हो, तीव्रता प्रकाश की इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। मैंने क्रॉस मार दिया तुम्हें समझाने के लिए, नोट्स में अलग तरीके से लिखा हुआ, नोट्स में पूरा हिंदी सहित लिखा हुआ। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? मैं पूछूंगा तुमसे क्या बताया? जी गुरुजी आपने बताया, देखो जो आने वाला प्रकाश है ना, उसकी जो आवृत्ति होगी और जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। याद रहेगी बात ये? कितने नियम होंगे? तीसरी खास बात, दो बात ये इतनी बात बताओ तो समझ में नहीं आई। दो नियम हो गए। तीसरा नियम देखो क्या लिखा हुआ, तीसरा नियम कि जब ना पेपर में आया हुआ सेम क्वेश्चन आया हुआ, विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम क्या है, पक्का का 100%। और ये सब चीजें लिखोगे तुम, बच्चों को भर भर कर लिखा है, इससे 97 98 नंबर मिले हुए, 100 क्यों नहीं मिले, उनका खुद का कारण है। समझ में आया बात ये? तो जो तीसरे नंबर का नियम क्या है? तीसरे नंबर का नियम समझो। तीसरे नंबर का नियम ये हो, जो आने वाला प्रकाश है, ठीक, उसकी आवृत्ति अलग होगी, और जो धातु का पृष्ठ होगा उसकी आवृत्ति अलग होगी। दोबारा फिर समझ लेना, आने वाला प्रकाश उसकी आवृत्ति अलग होगी और धातु के पृष्ठ की आवृत्ति अलग होगी। अगर इसकी आवृत्ति कम, इसकी आवृत्ति कम और इसकी आवृत्ति ज्यादा हो, इसकी आवृत्ति कम, इसकी आवृत्ति ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने का। हाँ समझ में? इसकी आवृत्ति कम हो, इसकी आवृत्ति ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने का। आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर कम होगी और धातु का जो पृष्ठ होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके अंदर जो आवृत्ति होगी, अभी तो बाहर निकल रहे होंगे, उसकी अगर आवृत्ति कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने का। तो इसका मतलब इसे बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाते जाएंगे तो वो न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी, उस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति बोलते हैं। देहली आवृत्ति, याद रहेगी बात? वो न्यूनतम आवृत्ति, इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकलने का? क्योंकि इसकी आवृत्ति कम है। अगर इसकी आवृत्ति कम होगी, आने वाले प्रकाश उसकी अगर आवृत्ति कम हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने का। आया समझ में? ठीक। अगर उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। वह न्यूनतम आवृत्ति जो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन
पृष्ठ के अंदर तक इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने लगी, उस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति बोलते हैं। देहली आवृत्ति, ये बात बता दो, समझ में नहीं आई कोई दिक्कत है। और इलेक्ट्रॉन ना ऐसा करके फिर बाहर जाना स्टार्ट कर देगा, ऐसा करके फिर बाहर जाना स्टार्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ऐसी आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति बोलते हैं। देहली आवृत्ति उस हम न्यू नोट तक प्रदर्शित करते हैं, ऐसा करके न्यू नोट। वैसे आवृत्ति को तो हम न्यू तक लिखते हैं और तो देहली आवृत्ति को न्यू नोट तक प्रदर्शित करते हैं, इसका नाम न्यू नोट हो। बात बताओ समझ में आई नहीं है तक, कोई दिक्कत यहाँ तक? देहली आवृत्ति समझ में आई, ठीक। और अलग अलग धातुओं के लिए जो आवृत्ति होगी ना, अलग अलग पता लगे। यहाँ प्लेटिनम धातु तो उसकी देहली आवृत्ति अलग होगी, और जो यहाँ अगर पोटेशियम धातु उसकी आवृत्ति अलग होगी। तो आवृत्ति निर्भर करती है धातु का टुकड़ा कैसा, समझ नहीं बात? या अगर वो सोने का हुआ तो उसकी देहली आवृत्ति अलग होगी। तो प्रत्येक धातुओं के लिए ना जो देहली आवृत्ति हो, अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग हो। ये बात समझ में आई है? कुछ खास बात बताई मैंने कहा भाई आने वाला प्रकाश है ना, अगर उसकी आवृत्ति उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी ना और इसकी ज्यादा होगी तो नहीं निकलने का यार आ रही हो यार, समझ में आया बात? तो फिर कोई ना कोई तो आवृत्ति होगी, वो न्यूनतम आवृत्ति जो इस धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को बाहर धक्का दे देगी, आया समझ में? वही आवृत्ति तो देहली आवृत्ति कहलाएगी। ये बात बताओ समझ में आई नहीं? कहाँ लिखनी है बात? तीसरे पॉइंट में लिखनी नहीं, लिखी हुई। मेन चीजें याद करवाना, समझ में आया बात? या मेन चीज क्या है? याद होगा? ऐसे बताना भाई जी आपने बता, देखो पराबैंगनी प्रकाश वो जो आ रहा, अगर उसकी तीव्रता अगर कम होगी और जो आवृत्ति कम होगी और इसके अंदर जो धातु का पृष्ठ, उसके अंदर जो आवृत्ति, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन उनकी आवृत्ति कह दो या धातु के पृष्ठ की आवृत्ति कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आवृत्ति होगी अगर अधिक होगी इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर निकाल, तो फिर एक ऐसी आवृत्ति होगी जो धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी, उसी आवृत्ति का नाम क्या दे ले, न्यू नोट तो प्रदर्शित करेंगे। याद रहेगी बात? है इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है? अच्छा, अलग अलग टुकड़े के अलग अलग धातु का टुकड़ा ना, उसकी आवृत्ति अलग अलग होगी। कुछ चीज ऐसी हो बहुत ठोस हो और कुछ चीज ऐसी बहुत हल्की हो, उन तो जो हल्की होगी उससे जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, कम आवृत्ति पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और कुछ ऐसा होगा जिसे ज्यादा आवृत्ति की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा आवृत्ति पे बाहर निकल जाएगा। इसलिए अलग अलग धातु के लिए धातु की जो मतलब आवृत्ति होगी, अलग अलग धातु के लिए आवृत्ति होगी वो अलग अलग होगी। ये बात बताओ समझ में आई नहीं? एक चौथा नियम है, सभी समझ लो। यूं बताओ, प्रकाश बाहर निकल गया, टकराया, बाहर निकल गया, एनर्जी यूज हुई। आइंस्टीन थे वैज्ञानिक, पता क्या कह गए? ये सब सारी बातें आइंस्टीन ने बता रखी जो मैं बता रहा हूँ। आइंस्टीन थे वैज्ञानिक, है समझ में? आइंस्टीन का कहना था, अल्बर्ट आइंस्टाइन का, समझ की बात है, जो पंडित जवाहरलाल के साथ हाथ मिला रहे थे। फोटो देखी उनकी, तस्वीर देखना, कभी म्यूजियम में जाने का मौका मिला। क्या हो म्यूजियम? संग्रहालय हो, जिसे पुरानी चीजें रखी रहा हुआ, आया समझ में? तो दिल्ली संग्रहालय में जाने का मौका मिला ना, तो देखना उनकी तस्वीर कभी जाओ। सुनो क्या हुआ? कहाँ को? तू बदतमीज। काला कुआ म्यूजियम हो। मतलब जो गांव का प्रधान बना जाना ना, तो उसे म्यूजियम बनाएगा, पक्की बात है। बाहर अच्छा ये बताओ, धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ध्यान तो सुना छतरी, लास्ट पॉइंट। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बताया? कह रहा सुन बात, लोगों को कह रहा है, कह रहा ओ न्यूटन तू बदतमीज, तू कुछ नहीं पता। प्रकाश क्या बता रहा था? कह रहा प्रकाश कणों के रूप में आगे बढ़ा। कहाँ है कण? कण तो मैं हूँ जिनका आकार 1 नैनोमीटर, जिनका आकार नैनोमीटर से अधिक हो और दिखने भी शुरू हो जाएंगे, तो कर्ण तो फिर दिख रहे क्यों नहीं? बात से कह रहा सुन मेरी बात, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, ये बात बताइए, लिखवाई कॉपी में, आइंस्टीन की बात आज तक चल रही है। और ये प्रकाश है ना, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है या कहीं से भी जो प्रकाश आ रहा है, तो ये समझ जाओ ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में आगे बढ़ा। पैकेट, मैंने कहा ये पैकेट तो दिखाई दे नहीं रहे, अदृश्य पैकेट हो मैं, फिर कह रहा है तेज हो, बहुत साइंटिस्ट है, अदृश्य पैकेट हो मैं। अच्छा मैंने कहा उनका नाम क्या हो पैकेट का? नुकारा प्रत्येक पैकेट को फोटान कहते हैं, फोटान। यार कैसे कैसे नाम लेगा। तो ये ट्यूबलाइट लगी ना, इसके पास तो धीरे धीरे प्रकाश आगे बढ़ रहा है, ऊर्जा के पैकेट आगे बढ़ रहे हैं। एक पैकेट का नाम क्या है? फोटान, नहीं फोटान, याद रहेगी बात है। तो फोटान रखा है, और जो फोटान की ऊर्जा हो ना, फोटान की जो चुप हो जाओ, जो फोटान की ऊर्जा हो, ऊर्जा को हम ई से प्रदर्शित करेंगे, और ई बराबर सूत्र हो एच न्यू या हो फोटान की ऊर्जा। जो फोटान की ऊर्जा हो ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया ना, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, देखो प्रकाश आया,
आया प्रकाश, टकराया, इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर बाहर निकल गया। तो जितनी ऊर्जा यूज हुई ना उसका बराबर E बराबर एच न्यू, उस ऊर्जा का मान है E बराबर एच न्यू। इतनी बात बता दो, ये किसकी ऊर्जा? फोटॉन की। और फोटॉन है क्या? वो प्रकाश का छोटे छोटे पैकेट है। और एक पैकेट है ना, जो एक पैकेट को हम फोटॉन कहते हैं। प्रकाश फोटॉन पता लगा क्या? ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट हो ना, या बंडल हो, ऐसा समझ, पैकेट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं बंडल। मंडल नहीं, बंडल। याद रहेगी बात? ऐसा समझ में, ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट हो, बंडल हो ना, सुन लो, उन्हें हम फोटॉन कहते हैं। और फोटॉन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू हो। ये 4 नियम तुम्हें लिखने हैं। चारों नियम दोबारा दोहरा रहा हूं मैं और दोबारा बता रहा हूं, फिर तुमसे चारों नियम सुनूंगा एक साथ, क्योंकि एक साथ पेपर में लिखने, अलग अलग नहीं लिखने। समझ में आई बात? पहला नियम, पहले तो ये लिखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। सबका नंबर लगाने वाला हूं मैं, तुमसे वादा कर रहा हूं, पक्का छेतूंगा इसमें, मैं तुम सब कुछ छेतूंगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव एक प्रकार का ऐसी घटना जिसमें उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश को जब किसी धातु के टुकड़े पर डालते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, यह पूरी घटना धातु प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। इतना लिखूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। हेडिंग बनाऊंगा तीव्रता का प्रभाव, उसके अंदर लिखूंगा जब उच्च तीव्रता का प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। अर्थात आपतित प्रकाश की तीव्रता, आने वाले प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन दर के समानुपाती होती है। इतना ही लिख सकते हैं, इतना में काम चल जाएगा। आपतित प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन दर के समानुपाती होती है, इतना भी काम चल जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या लिखूंगा? आवर्ती का प्रभाव। ऐसे लिखेंगे, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपतित प्रकाश आवृत्ति का इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर है या रेट है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दुनिया की ज्यादा आवृत्ति का तेजी पर प्रकाश डाले, तेजी तो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है इसका। समझ में आया बात? या आवर्ती पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आवर्ती का, आने वाले प्रकाश की आवृत्ति का इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितने पॉइंट हो गए? 2। तीसरा पॉइंट ले लो। और तीसरे पॉइंट में बताओ मैंने क्या बताया? तीसरे देहली आवृत्ति मैंने बताया, अगर आने वाला प्रकाश अगर उसकी आवृत्ति कम होगी और धातु के पृष्ठ टुकड़े की आवृत्ति ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने का, फिर एक न्यूनतम आवृत्ति होगी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगी। आज समझिए, ऐसी आवृत्ति को बोलते हैं देहली आवृत्ति। और चौथे नंबर का मैंने पॉइंट बताया, वो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल और पैकेटों के रूप में आगे बढ़ता है और प्रत्येक बंडल को फोटॉन कहते हैं। और फोटॉन की जो ऊर्जा हो वह E बराबर एच न्यू। E बराबर कितनी हो? कितने नियम होंगे? याद कर लोगे ना? याद हो गए? सुन लो, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। एक काम करो, इतना ही नोट कर लो, यह हेडिंग बना लो, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसके नियम। यह हेडिंग तीसरी चौथी लिख कर दिखा दो मुझे। तीसरी चौथी लिख कर दिखा दो। तीसरी चौथी हेडिंग लिख कर दिखा दो मुझे। रोगे सर, हम तेरी बात। चलो, आइंस्टीन ने सिद्धांत दिया, सुन लो, जिसे हम आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत के नाम से जानते हैं, पेपर में आएगा। देख लो, आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत क्या है? आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत आइंस्टीन की समीकरण है। अभी आइंस्टीन की समीकरण अलग से आनी है, आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत अलग से आना पेपर में। बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे इसके ऊपर भी, इसलिए मैं बहुत आराम से चलूंगा और तुमसे एक चीज पूछूंगा। समझ में आई बात है? पहले समझाता हूँ क्या। 1905 के आसपास की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1905 के आसपास की बात। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत नोट्स में बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ, याद रखना बात। या कुछ नहीं छोड़ना और कुछ भी रटना नहीं, जो नहीं समझ में पूछ सकते हो। आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है ना? ना तो नहीं, पेपर में सुन लो ध्यान से। आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत समझो। आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत है क्या भला है? क्या हुआ आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत? तो आइंस्टीन ने पता क्या कहा? पहले से बताया, जो ऊर्जा हो ना, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में आगे बढ़ता है। ऐसा बढ़ेगा प्रकाश, ऐसा बढ़ेगा प्रकाश। हमने कहा ये क्या बोला? कह रहा भाई प्रकाश है। मैंने है क्या है? उनको प्रकाश है, बस ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप आगे बढ़ रहा। ऐसा ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में प्रकाश आगे बढ़ रहा है। मैंने कहा पैकेट दिखाई देने, फिर कह रहा है दृश्य पैकेट हैं, तेरा भला हो जाओ। अब प्रत्येक ऊर्जा का जो पैकेट है ना, इसे बोलते हैं फोटॉन। यह बात इन्होंने 1905 में बताई। ये जो सिद्धांत दिया ना, क्वांटम सिद्धांत, आइंस्टीन ने अपना 1905 में दिया। सोच रहे हो नोबेल पुरस्कार मिला, कितने नोबेल पुरस्कार लेगा? इतने ही बहुत आए समझ में। हाँ, सच रियलिटी बात है। आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत आज तक हम सही मान के चल रहे, इसलिए मान लिया गया था बाद में प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी उड़ जाइए। आए समझ में आया बात? अरे भाई, तुम मंदिर में चले जाओ, नहीं मंदिर में चले जाओगे तो तुम दिखाई देगा भगवान। आइंस्टीन अनुसार वहाँ भगवान नहीं है, पता क्या है? शिवलिंग देखा कभी? शिवलिंग देखा? उसके अंदर एनर्जी, जिसे हम दूसरी भाषा में शक्ति कहते हैं। साइंस से सिद्ध करेगा शक्ति वाह मन, तो तुम्हारे माइंड को खींच लगी। शिवलिंग इस हिसाब से बनाया जा,
इस हिसाब से जनरेट करा जा, उसके अंदर शक्ति, और शक्ति को दूसरी भाषा में कहते हैं एनर्जी। साइंस के हिसाब से ले जाओगे एनर्जी होगी, और वैसे धार्मिक रूप में जोड़ लोगे शक्ति मिल जाएगी। तो एनर्जी तो ऊर्जा ही तो एक प्रकार की शक्ति हो, समझ में आई बात है। तो तुम्हारा मन शांत कर देगी, तो इस हिसाब से मंदिर जनरेट करेगा। सबके पीछे सोचा मंदिर का आकार ऐसा ही क्यों हो ऊपर तक, ऐसे समझ में, मंदिर का आकार ऐसे ही गोल क्यों हो ऊपर तक, बाद में बताएंगे तुम, समझ जाएगी बात। तो ये सब चीजें रिसर्च हो रखी है, इसलिए बता रहा हूँ तुम। तो वो भी एक प्रकार की एनर्जी हो। और जो मस्जिद हो, मस्जिद में भी इस तरह करवा जाएगा, मस्जिद में इस तरह करा जाएगा, ऐसे क्यों नहीं बनाई? सोचने वाली बात है, इसे कहना लॉजिक, सोचने वाली बात है। नहीं क्यों? सुन लो भाई, चुप हो जाओ। कभी सीसीटीवी में देखना, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आते रहे, सीसीटीवी में देखना पता क्या हो, चुप हो जाओ। सीसीटीवी में देखना पता क्या हो, कभी कभी सीसीटीवी में कैद हो जाओ ऊर्जा, यंगा बैठा हुआ एक व्यक्ति और वहां से एक भूतड़ी निकल के भाग गई, उठ कर चली वहां से, आया समझ, और धुंधली धुंधली इसकी परछाई आ रही। अब इस तरह बहुत सारे वीडियो इस तरह, नथिंग, कुछ नहीं है, वो एनर्जी हो। उसे पता है एक चेयर पड़ी हुई यहाँ साइड में बैठ, साइंस ने सिद्ध करी बात, या उसके आधार पर बता रहा हूँ, प्रूफ है इस चीज का। गूगल पर जाकर सर्च करके पढ़ोगे पता लग जाएगा। जहाँ चेयर बैठी, यहाँ एक बॉडी बैठा हुआ, चेयर रखी हुई, चेयर पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था कुछ देर पहला, आज समझ, वो उठकर गया चला, वो तो उठकर चला गया, लेकिन उसकी एनर्जी वहीं रहेगी। और जो एनर्जी वहीं रहेगी ना, और एक व्यक्ति इसके बराबर बैठा हुआ जो गार्ड की ड्यूटी दे रहा है एटीएम के बाहर बैठा हुआ, ऐसी वीडियो वायरल हो ना, तो उस पर रिसर्च कर जाओ, साइंस इस पर रिसर्च करता रहा वो। तो जो व्यक्ति उठकर वहां से चला गया था ना, उसकी एनर्जी वहीं रहेगी थी, और जब एनर्जी वहीं रहेगी थी ना, वो विरामावस्था में रहेगी एनर्जी, और वो व्यक्ति मतलब उठकर चला गया, और कुछ देर बाद उठकर चली हुआ एनर्जी उसके जाने के बाद। तो वो एनर्जी उसके सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हुई, पूरा क्लीन फोटो क्यों नहीं आया उसका, आया समझ में। फिर उसे एडिटिंग करके जनरेट करके फिर आगे भेजते रहे ऐसे। तो वो सारा खेल किसका, एनर्जी का, ऊर्जा का। आइंस्टीन तो पूछेगा तो यही बताएगा, समझ आई बात है कि सारा किसका, मैं हाँ एनर्जी हो। बताओ अगर खाना नहीं, चुप हो जाओ, अगर खाना, हाँ बता तो रहा मैं, खाना नहीं खिलावा तो 10 दिन, चुप हो जाओ, 10 दिन खा, चुप हो जाओ, 10 दिन खाना नहीं खिलावा, हिला ले बाल, पेट हिला के पकड़ेगा, समझ में आया बात। या खाने से क्या मिल रही, खाने से क्या मिल रही, एनर्जी। दे दो खाना मन, देखो कहां तो बोल जाएगी। तो साइंस के हिसाब से देखो सब चीज एनर्जी। चाचा इधर देख लो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, चुप हो जाओ, फिजिक्स और केमिस्ट्री और साइंस पढ़ने का ही फायदा हो, इंसान को तर्कवादी बनाती हैं। जो साइंस के सब्जेक्ट इंसान को तर्कवादी बनाते हैं। और जिस भूत प्रेत पे विश्वास करना ना, तो साइंस को छोड़कर ना 8 सब्जेक्ट में चला जाओ, इसे छोड़ दो, शास्त्र पढ़ना शुरू करो। समझ नहीं बात है। अगर साइंस पढ़ना तो तुम्हें तर्कवादी बनागा, किस चीज में हमेशा लॉजिक ढूंढोगे, हर चीज में। साइंस पढ़ने का मतलब ही यही हो, पढ़ का क्या फायदा है साइंस को, समझ। साइंस का पढ़ने का मतलब क्या हो, उसमें हर चीज का तर्क दिया जाएगा, यूं हो तो यूं हो, और वहां तुम्हें तर्क नहीं दे सकते तुम, है समझ में। इसमें प्रूफ मिलेगा तुम्हें, हाँ इस चीज का ये प्रूफ है। तो साइंस हमेशा इंसान को तर्कवादी बनाता। तो भारत में नहीं रहा कभी कल्चर तर्कवादी का, और जितने भारत के कल्चर रहे ना सारे तर्कवादी में। तर्कवादी का मतलब हर चीज में तुम लॉजिक देंगे, ऐसा है तो क्यों, कारण क्या है इसका। और साइंस से तो देखो ना कितनी दुनिया बदल दी आज। अगर किसी देश का पीछे रहने का कारण हो वो साइंस से पिछड़ा हुआ हो, तकनीक के मामले में, हम तकनीक के मामले में सुधर पड़ जाती है। समझ नहीं बात यार, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, सुधर पड़ जाती है जो कह रहा था, समझ आई बात। इनकी पड़ जाती है, इतनी बुरी हालत है हमारी। हम तकनीक हमारे यहाँ का अभी 1985 में, उसके बाद कोई इनोवेशन नहीं है। पिछले 20 सालों में हमारे यहाँ कोई इनोवेशन नहीं है, कोई नवाचार, कोई तकनीक का आविष्कार नहीं हुआ। जितने भी नोबेल पुरस्कार लेके जा रहे सब बाहर के, एक भी ऐसा हो भारत का जिसे नोबेल पुरस्कार मिला हो, समझ में आई बात। पिछले 50 सालों में मिला हो, वो तो छोड़ दो, जो पहले मिले थे, जो अच्छा काम मिले थे, किसी को नहीं मिला नोबेल पुरस्कार, समझ में आई बात है। मदर टेरेसा भी यहाँ की नहीं आई थी, मदर टेरेसा भी भारतीय यहाँ आई थी, भारत के लोगों के लिए काम करने के लिए, समझ में आया बात है। ओ 3 पहियों गाड़ी बनागा। और चलो ज्यादा बात नहीं करते, पॉइंट पा जाओ सीधा लौट कर। तो साइंस पढ़ोगे तो हर चीज में तर्क ढूंढोगे, और विदाउट तर्क यू कैन नॉट अप्रूवल, तुम अप्रूव भी नहीं कर सकते सर, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भाई सुन लो, ध्यान लगाएगा कि साइंस क्या चीज है। तो साइंस में हर चीज में तर्क दिया जाए, ऐसा है तो क्यों। तो साइंस ने हर चीज को एनर्जी मान रखा है, जितना तुम्हारा भूत प्रेत हो सब एनर्जी, समझ में आया। सर्च करो, गूगल पर डालो जाकर एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या, और सारा पढ़ो नीचे डाटा विकिपीडिया खोलकर। ये क्या है, फोटॉन। तो फोटॉन एक प्रकार की क्या हो, ऊर्जा हो। तो
तो प्रकाश में ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल और पैकेटों के रूप में आगे बढ़ता रहा। समझ में आया बात? इसी बात यह बात 1905 में दी थी, क्वांटम सिद्धांत दिया। इसी चीज को हम यूज करके बहुत बड़ी बड़ी नई नई तकनीक का यूज कर दिया। चलो आज तक हमने ये मान लिया, आइंस्टीन ने जो बताया वो हमने मान लिया कि प्रकाश वास्तव में एक प्रकार की, वाकई में ऊर्जा प्रकाश एक प्रकार की। आया समझ में? ये साइंटिस्ट अपने काम पर लगे हुए थे। 1905 के आसपास की बता रहा हूं मैं। भारत में इस टाइम अंग्रेजों का शासन था। समझ में आई बात? या और ये आइंस्टीन भारत का नहीं आता, मैं पहले बता दूं। कभी खोल सोच मान लो कि हाँ भारत का ही था, चलो बस चाचा हमारा हो, चाचा नहीं आता रहा। समझ में आई बात? या अरे जो भी होगा यार। अब आइंस्टीन ने क्या बताया? आइंस्टीन ने क्या बताया? आइंस्टीन ने कहा जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना, तो ई बराबर, चुप हो जाओ, ई बराबर उस ऊर्जा का जो फोटॉन की ऊर्जा हो, ई बराबर एच न्यू हो। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू हो। यह आइंस्टीन ने बताया। उसको पूछा गया एच क्या हो, तो कह रहा है एच का नाम है प्लांक नियतांक, एक कांस्टेंट है प्लांक नियतांक। अभी तो देखो तुम क्या सीखने मिलेगा, प्लांक नियतांक। तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि वाकई में एक प्रकार की ऊर्जा प्लांक नियतांक। इसे इसका मानो 6.6 × 10⁻⁻⁴ 34 जूल प्रति सेकंड। 6.6 × 10⁻⁻⁴ जूल प्रति सेकंड। इसका मानो याद कर लेना। एच का मान प्लांक नियतांक, ये सिद्ध नहीं करना बिल्कुल भी, याद करना। 6.6 × 10⁻⁻⁴ जूल प्रति सेकंड। ई बराबर में एच न्यू। आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत पढ़ रहे हैं। आइंस्टीन का क्या पढ़ रहे हैं? क्वांटम सिद्धांत। अब आ जाओ, एक हमारा सूत्र, एक और सूत्र हमारा ई बराबर हो हमारा C/λ। C/λ 10th क्लास में सूत्र हो। सी का मतलब प्रकाश की चाल, यो तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। तो याद रहेगी बात? या तो बताओ ई बराबर में हमारा क्या हो? एच न्यू C/λ। ठीक है, ये न्यू है, सॉरी न्यू बराबर, ये न्यू है आवर्ती यहाँ से। तो न्यू का सूत्र हुआ C/λ। तो न्यू का सूत्र हो, न्यू बराबर में C/λ आवर्ती का सूत्र हो। ठीक, याद रहेगी बात? है। अब बताओ जहाँ न्यू दिख जाए C/λ नहीं लिख सकते, तो ये बैठेगा ई बराबर, ये क्या है? एच नहीं है, ये क्या है? न्यू नहीं है। न्यू का मान कितना? C/λ। एनर्जी कन्वर्ट होगी, देखो एनर्जी कन्वर्ट होकर ऐसे चली आई है। ये तो प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश की चाल, ये प्लांक नियतांक, ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। और तीनों को कैलकुलेट करके निकालना। प्रकाश की चाल सबको बताओ फिक्स हो, एच का मान भी फिक्स हो, तरंग दैर्ध्य फिक्स नहीं होती, तरंग दैर्ध्य बदलती रहे। आज समझ में? तरंग दैर्ध्य क्या होती है? बदलती रहेगी। तो जब बदलती रहेगी ये दोनों चीज तो फिक्स होगी, समझ में? और तरंग दैर्ध्य बदलेगी ना, तो ऊर्जा भी बदल जाएगी, एनर्जी बदल जाएगी। आज समझ में? एनर्जी बदल जाएगी, एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। बिजली कैसे बनाई बता दूंगा। किसी को पता बिजली कैसे बनाई जाए? बस इतना पता, पानी से बिजली बनाया। एक कोयले का पता होगा, पता है या? कभी देखना यूट्यूब पर जाके वीडियो देखना, टाइम मिलेगा तो बैठ कर कि कैसे बनाया जाए। एक प्लांट हो 3-4 किलोमीटर, सुन लो हल्के हल्के तरीके से। एक 3-4 किलोमीटर का प्लांट होगा, उसमें कोयला उतारेंगे, ट्रेन लेकर आगे कोयला उतारेंगे वहाँ तक। कोयला हम बाहर से मंगाओ, हमारे पास कोयला नहीं है जिससे बिजली बनाया जा। हमारे यहाँ बस लद्दाख के अंदर ही कोयला पाया जा, उसमें भी कम मात्रा में बहुत। हमारे यहाँ जो कोयला पाई जा ना, आया समझ, उसमें बिजली इतनी बनने की जहाँ धुआं निकल जा, इसलिए उसे यूज नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया तो या फिर दूसरे देशों, तो ऑस्ट्रेलिया तो हम ज़्यादा कोयला मंगाओ। वो कोयला हमारे यहाँ चले आया, ट्रेन समुद्र पानी की जहाज में भर कर ले आए, ट्रेन में उतारा, प्लांट पर लेके। तलछर हुआ हमारे यहाँ, उड़ीसा हुआ, कर्नाटक हुआ, बहुत 4-5-6 प्लांट हमारे यहाँ बिजली बनाने के। उसमें क्या होगा? पानी इकट्ठा कर ना पाइप के जरिए निकाल के लेके जाएगा। वो पाइप है ना, समझिएगा, पानी जैसे बांध रोक पानी रोक बिजली नहीं बनाते, वहाँ का जो पानी ना वो इकट्ठा करके उसे ना पाइप के जरिए निकाल कर प्लांट के पास ले जाएगा। वहाँ लेके जाएगा कोयला। आए समझ में? क्या ले जाएगा? कोयला लेके जाएगा। उसके बाद पता क्या होगा? कोयला लेके जाएगा, कोयला ना उस भट्टी के अंदर जलेगा और उसके अंदर टरबाइन लगे हों। उन टरबाइन के अंदर ना जो पानी लेके चले गए, पानी लेके जैसे चले गए, उन टरबाइन को तपती हुए कोयले से गुजर जाएगा उन टरबाइन को। और ऐसी धातु वो फूकती नहीं, उसके अंदर जो पानी फिर वो गर्म हो जा और पानी के बन जा वाष्प। क्या बन जा? भाप, जिसे बोलते हैं। और वह भाप को चेंज होगी एनर्जी। जो कोयले के अंदर एनर्जी थी ना, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। कोयले के अंदर जो एनर्जी थी, कोयले में एनर्जी हो, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया उसमें ऊर्जा में। और जब उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, सारा खेल ऊर्जा का आयो, उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। और जब उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट करके ना उस ऊर्जा को आगे लेके, तो वहाँ इस तरह ने जैसे जनरेटर हो गाँव में, जनरेटर इस तरह का टरबाइन लगे रहा है। और वह टरबाइन जैसे ही घूमेंगे ना, तुरंत लगातार बिजली बनेगी। और वह जो भाप है ना, वह उसे घुमाने के काम आवा। ऐसा समझ, वह भाप ना उसे धीरे धीरे तेजी के साथ वो एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जा मैकेनिकल एनर्जी में। फिर उस एनर्जी को ना इकट्ठा करके एक बॉक्स में रख लो। और बॉक्स में ना फिर बड़े बड़े तार के जरिए उस एनर्जी को यहाँ भेज जाएंगे बिजली घरों पर आसपास। उस एनर्जी को फिर यहाँ सेव करके रखा जाए, वह एनर्जी फिर आगे जाएगी। ऐसे बनना बिजली। आए समझिए, सारा खेल एनर्जी का। फिर उस एनर्जी को तुम अपने यूज़ करके वॉशिंग मशीन में यूज़ कर लोगे, वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, तुम्हारे घर तक आ गई। फिर उस एनर्जी को यूज़ करके, एनर्जी का सारा खेल मैं भी कह रहा हूँ, उस एनर्जी का यूज़ करके तुम तुम्हारे घर के सारे उपकरण चल रहे। तो सारा खेल किसका? एनर्जी का। और एनर्जी पर रिसर्च किसने करी? आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत। समझ आई बात? यार ठीक, साइंस को तो न कर सकते और सब सीखते। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, किसके करने पढ़ा रहा हूँ मैं? लाइट के। लाइट ना होते कुछ कर लेते,
तो सारी चीज क्या है, एनर्जी। साइंस पढ़ोगे तो दिमाग में घुस गई बात। या ई बराबर चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा होगा, तो एच तो हमारा कांस्टेंट होगा और सी हमारा कांस्टेंट होगा, मतलब ये हमारा कांस्टेंट नहीं है। अगर तरंग दैर्ध्य बदलेगी तो ये समझ जाओ एनर्जी बदलेगी। समझ में आई बात? या अगर तरंग दैर्ध्य बदलेगी तो एनर्जी बदलेगी, अगर तरंग दैर्ध्य कम होगी, अगर तरंग दैर्ध्य कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। उल्टा रिलेशन नहीं है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने का, तो कांस्टेंट। तो कभी कभी पेपर में कैसा सवाल देगा, तरंग दैर्ध्य दे देगा, एच का मान तुम्हें पता होगा, इसका मान पता होगा, ऊर्जा निकाल लो उस प्रकाश की। समझ बात है? तरंग दैर्ध्य दे देगा, तरंग दैर्ध्य का मान दे देगा तो तुम ऊर्जा पूछेगा, तरंग दैर्ध्य का मान दे देगा, इसका तीनों का मान दे, इसका तो मान पता, इसका मान पता, इसका मान सी का मान तो पता ही 3 × 10⁸ हो, और ये लैम्डा का मान देख चले जाएगा तुम, और तुम तो इस पर न्यूमेरिकल दे सको, कई बार दिया हुआ सवाल। ठीक है, तो किताब ढूंढ कर खोज कर न्यूमेरिकल करके लेकर नहीं करोगे मार खाओगे। मेरा काम तो बताने का, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं। इसमें लिखना क्या, सन 1905 में आइंस्टीन ने यह बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में आगे बढ़ता है, प्रत्येक बंडल को फोटॉन कहते हैं। एनर्जी पर बहुत रिसर्च करनी आइंस्टीन ने, बहुत, और बाद में जाकर फिर उसकी भिड़गी, पता किसके साथ भिड़गी, जो धर्मवादी लोग थे, आए समझ में। फिर बाद में जाकर पता चला तो तुम तो भगवानों का खंडन कर रहे, तुम तो कह रहे भगवान नहीं है। फिर बाद में जाकर पता गया आइंस्टीन ने, नहीं है ना, तो फिर बना दो। मान लो कि इंसान भगवान को नहीं मानता, तो फिर अनैतिक रास्तों पर उलझ पड़ा। फिर आइंस्टीन ने बाद में जाकर एक्सेप्ट करा कि भगवान होना चाहिए। क्यों करा भगवान ने, क्यों एक्सेप्ट करा, पता क्यों एक्सेप्ट करा? तू डरोगी, तुम किसी से डरो, तुम किसी से डरो, थारे घर वाले किसी से डरो, तुम किसी से डरो, मैं डरूं, हाँ मैं किसी का बुरा करने से डरूंगा। क्यों डरूंगा? अपने घर वालों से डरने का। क्यों डरेंगे हम, किससे डरेंगे, क्यों डरेंगे? क्योंकि एक सर्वोच्च सत्ता है, वो सर्वोच्च सत्ता पता क्या है, उसी का नाम भगवान है। ताकि तुम्हें अनैतिक होने से बचा सके। किसी का पर्स गिर गया रास्ते में, वापस लौटा दोगे, किसी का पर्स वापस लौटा, नहीं लौटाने के, क्यों लौटाओगे? भगवान वहां पर नहीं करने का। घर में सिखाया जा, बचपन में बात ही है, सिखाए जाते बचपन में, कीड़ी मर गई ना, कीड़ी मर गई, नहीं पाप चढ़ गया, सिखाया जा हमारे यहाँ। क्यों? अगर हम अनैतिक हो गए तो हम भी किसी मसल के मारेंगे, तो इंसानों काट कर खाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जीव मर जाए तो क्या कहते हैं हम, पाप चढ़ गया। ये बात हमें घर में सिखाई जा, ये हमारी सामाजिक प्रक्रिया के दौरान पढ़ाया जा, हमें पाठ ऐसा समझ, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बात बताओ, अभी तो झूठ बोल गए, चलो एक किसी एक गर्लफ्रेंड, अब पता लगा कि किसी से डरना तो है नहीं, अभी किसी को डरा सके तो 8 चक्कर चलागा, फिर वो डरना गया किसी से। क्यों? अब उन्होंने कहते हैं बेटे भगवान से माफ नहीं करने का, इन लोगों को बहुत धोखा दे रखा है, डर रहा ना किसी तो ऐसा होना चाहिए। आइंस्टीन को क्वांटम सिद्धांत समझ में आया? जितने मैंने सूक्ष्म तरीके से इसकी व्याख्या कर दी ना, इतने से कभी सरल तरीके में समझाया नहीं जा सकता। और ये बात तुम समझ चुके होंगे, अधिकांश चीजें, सारा खेल किसका है? एनर्जी का। आए समझ में? तुम यहाँ बैठे बोल रहे हैं ना, मैं चिल्ला रहा हूँ, ये सारा खेल किसका? सुबह भर गए हुए, आए समझ में? ठीक, अच्छा नहीं भर गए, थोड़ी बात छुट्टी कर दूंगा, दिक्कत नहीं। इतनी बात बताओ समझ में? रुक जाओ। प्रकाश की चाल हो 3 × 10⁸, और जो प्लांक नियतांक है ना, इसका 6.6 × 10⁻³ 34 जूल प्रति सेकंड हो। इसका सुनो, ध्यान लगा के अच्छे तरीके से। अभी से सूत्र को हम आगे बढ़ाने वाले, इस सूत्र को हम जैसे आगे बढ़ाने वाले। अच्छा ये बताओ, आइंस्टीन की एक समीकरण और हो, बचपन में पढ़ी थी, E = m × c का स्क्वायर। ये प्रकाश की चाल के ऊपर स्क्वायर है, E = m × c का स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, केवल इसके ऊपर स्क्वायर है। इसका मतलब द्रव्यमान, कितनी बेहतरीन समीकरण है और कितनी नॉलेज देगा जा रहा है। क्योंकि प्रकाश है ना, ये प्रकाश की चाल है, सी प्रकाश की चाल है, और यो m मास द्रव्यमान, कह रहा है जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा ना, इतनी एनर्जी ज्यादा होगी। अच्छा, लोगों का दिमाग खराब। कह रहा है जिसका अगर द्रव्यमान ज्यादा, उसकी समझो एनर्जी भी ज्यादा, और जिसका द्रव्यमान कम, उसके अंदर एनर्जी भी कम। मोटे आदमी में ज्यादा जानो, पतले आदमी में ज्यादा जानो। वजन किसका ज्यादा? वजन, तो फिर उसके अंदर एनर्जी भी ज्यादा। सोचने वाली बात है, सोचो ना, जिसका द्रव्यमान पर बाद में ज्यादा वजन है, सेट ज्यादा वजन है, तो किसके पास एनर्जी है ज्यादा? ऐसे समझो, तुम तो दूसरे लड़वाने की बात करे करो, किसी की लड़ाई भी सुलभ आ जाया करो किसी की, तो बताओ किसी का, अरे चुप हो जा, किसी का द्रव्यमान ज्यादा, तो उसका द्रव्यमान ज्यादा, तो ये समझो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ऐसा मान के चलते हैं। आइंस्टीन का समीकरण हर जगह फिट बैठ रहा है, हर देश काल परिस्थिति में फिट बैठ रहा है। हम अगर देखो क्या बनाना, एक तो हमारा ये सूत्र होगा, एक दूसरा हमारा सूत्र होगा यो 2, यहाँ भी हमने ऊर्जा निकाल ली, यहाँ भी ऊर्जा निकाल लो, दोनों को बराबर रख दो। या लिखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। पेपर में नहीं आने का, पेपर में सूत्रों पर सवाल आएगा, सिर्फ पेपर में नहीं आने का सूत्र, पेपर में आएगा सूत्रों पर सवाल, या आइंस्टीन को क्वांटम सिद्धांत लिखने को आ सके।
और सब नोट्स में लिखा हुआ, और नोट्स में ऐसे लिखा हुआ जैसे मैंने तुम्हें बताया, ये लिखा हुआ आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत 1905 में बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल पैकेट के रूप में आगे बढ़े, प्रत्येक बंडल को फोटॉन कहते हैं, उसकी ऊर्जा हो E बराबर मैच न्यू, ये मान रखा है, सूत्र निकल के आ रहा है। समीकरण एक और दो तुलना कर दो, समीकरण एक दो तुलना करो, चलो कितना बैठेगा बताओ, या कितना बैठ m गुणा c का स्क्वायर बराबर क्या बैठेगा h c अपॉन में कितना लैम्डा, एक सी तो एक सी कट जाएगा, कितना c बच जाएगा। अब ये बताओ m का मान निकालो, अपन अपॉन में पहुंच जाएगा यहाँ तक, ये बैठेगा m बराबर में h अपॉन लैम्डा इंटू में कितना बच जाएगा c। इतनी बात बताओ, ये किसका मान निकालना है हमने, m का, किसका मान निकालना है, m का द्रव्यमान निकालना है हमने, क्या निकालना भाइयों। जरा एक बात बताओ, तुम्हें एक सूत्र बताया था मैंने ऊपर, न्यू बराबर में c अपॉन लैम्डा हो, यहाँ तो लैम्डा का मान निकालो भाई, करेक्ट, लैम्डा का मान निकालो यहाँ तक, तो बैठेगा c अपॉन न्यू, सही है, लैम्डा का मान रख दो यहाँ से, m बराबर बैठेगा, देखो m बराबर बैठेगा h अपॉन लैम्डा का मान कितना बताया, c अपॉन न्यू इंटू में कितना c, c की सी में गुणा करो, m बराबर बैठेगा, ये c है ना, ऊपर भाग जाएगा, ये तो ऐसे दिखाई देगा तुम्हें, इसके बटे उसके बटे में एक, ये नीचे भाग जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, h न्यू अपॉन किसका मान है, m, किसका द्रव्यमान है, फोटॉन का, ये फोटॉन का द्रव्यमान है, m निकल गया, m का मतलब फोटॉन का द्रव्यमान। सूत्र पूछेगा पेपर में, सवाल पूछेगा इस पर, भाई साहब देख लो यार, h का मान प्लांक नियतांक फिक्स हो 6.6 गुणा 10⁻³ जूल प्रति सेकंड। न्यू का मान नहीं पता हमें, जो आप फोटॉन आ रहा है उसकी आवृत्ति नहीं पता मुझे, वो देख रखा पेपर में, प्रकाश की चाल मुझे पता 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो, तो एक ही चीज देख रखा न्यू का मान, न्यू का मान देख रखा, पूछेगा ये आने वाला प्रकाश इसकी आवृत्ति 20 सेकंड इनवर्स, 20-50 सेकंड इनवर्स, कुछ भी देख रखा, न्यू का मान दे दिया, h का c का मान कर, मुझे फोटॉन का द्रव्यमान बता, m का मान निकालेगा, आराम से निकाल दूंगा। मैं बार बार सूत्र सुनूंगा तुमसे, कल को तो सारा सुनूंगा, बताओ फोटॉन के द्रव्यमान का सूत्र क्या बता दी, फोटॉन के द्रव्यमान बताता h न्यू अपॉन c स्क्वायर, h न्यू अपॉन c स्क्वायर। बताओ कहाँ तक क्या चीज निकाल कर बैठ गए, आए समझ में, देखिए नहीं देखा तुमने प्रकाश, किसी ने देखा फोटॉन आ रहा है यहाँ, और इन मालिक ने द्रव्यमान पता कर लिया, उसका द्रव्यमान पता कर लिया, उसकी आवृत्ति पता कर ली, और सूत्र भी निकाल के बैठ गया, और काम भी चल रहे। बताओ कसम, ऐसे सब एक प्रकार तो है सब चीज काल्पनिक ही है, देखा नहीं किसी ने आज तक, है सब चीज कल्पना भाई, लेकिन चक्कर में ना पड़ो, पेपर मांगा कभी लिख रहे हो काल्पनिक, हम नहीं पढ़ रहे, लिखना क्या सुन लो, ये नोट करना, 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 उसके बाद इस सूत्र, उसके बाद ये दोनों बराबर है, समीकरण 1 2 से बराबर रख दिया, ये आएगा यहाँ तक, इसके बाद ये नोट करना, यहाँ हमने किसका मान लिखा है, लैम्डा का मान लिख दिया, c अपॉन न्यू, उसके बाद गुणा कर दिया, c की सी में गुणा कर दी, c स्क्वायर आया, न्यू ऊपर भाग गया, h न्यू अपॉन c स्क्वायर। नोट करो, इससे इतना ही शॉर्टकट में नोट मारो भाई, रो कैसे यार, तेरी गलियां उस दिन ही पढ़ाया जाएगा, छुट्टी नहीं है। संवेग P बराबर, भाई चुप हो जाओ, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, P बराबर m गुणा v, ये सूत्र हो, P बराबर m गुणा v सूत्र हो, संवेग बराबर P बराबर m गुणा v। अभी थोड़े पहले तुमने उसका मान निकाला है, पता किसका मान निकाला है, द्रव्यमान का, लेकिन हम फोटॉन का संवेग निकालना, तो संवेग का सूत्र कक्षा 9 पढ़ाई जा, P बराबर द्रव्यमानी गुणा कर वेग में कर दो, संवेग निकल जा, द्रव्यमानी गुणा कर वेग में कर दो, क्या निकल जा, तो द्रव्यमान का सूत्र बताओ कितना निकल रहा है अभी, P बराबर में m का मान बताओ, h c स्क्वायर, पक्की बात है। अब ये फोटॉनिक प्रकार का प्रकाशित हो, फोटॉनिक प्रकाश का वेग यानी प्रकाश की चाल कितनी हो, c तो c कट जाएगा, c स्क्वायर था ना, तो P बराबर बैठेगा h न्यू अपॉन c, किसका मान आया, किसका संवेग, h का मान फिक्स हो 6.6 गुणा 10⁻³ जूल प्रति सेकंड, वो प्रैक्टिकल में पूछा, वो प्लांक नियतांक का मान बता, समझ में यही बात या, प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ फिक्स हो, ये P बराबर सूत्र है h न्यू अपॉन c, ये न्यू का मान देकर चला जाएगा, पूछेगा फोटॉन का संवेग बताओ, तो इस सूत्र का हम प्रयोग कर सकते जहाँ फोटॉन का संवेग हो। घर जाकर किताब खोलना, न्यूमेरिकल करके लेकर आने, इतना ही नोट करो। अच्छा न्यू बराबर एक सूत्र बताया, न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा, पढ़ाया सूत्र, अभी तो बताया, इसे पुट कर दोगे तो P बराबर आ जाएगा h, इसका मान अपॉन कितना c,
इसका मान कितना सी अपॉन लैम्डा, सी तो सी कट जाएगा, पी बराबर बैठेगा एच अपॉन लैम्डा, ये संवेग आया। इतना नोट करना, फोटोन का संवेग। चले अगली हेडिंग, फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। तीसरी हेडिंग हमारी है फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध, संवेग में संबंध। अब बताओ संवेग को कैसे प्रदर्शित करते हैं? वी से। प्रभास समझेगा, एच न्यू अपॉन सी पढ़ाए हो, पी बराबर योरा पढ़ा दो। ठीक, जरा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। एच न्यू हो, ये एच न्यू हो, जो एच न्यू हो इसकी जगह एच न्यू की जगह हम लिख सकते हैं नहीं, ई बराबर सूत्र नहीं बताता एच न्यू, सब तो तुरंत ही पढ़ाएगा फोटोन की ऊर्जा का। तो जहाँ एच न्यू दिख जाए वहाँ क्या लिख सका, कर दो, क्या बैठेगा पी बराबर में ई अपॉन सी, गुणा कर दो, ई बराबर पी सी। तो लोग काम चेक करो ना, ये ऐसे करेगा आ ई, फोटोन की ऊर्जा नहीं आया, ये फोटोन का संवेग नहीं आया, ये फोटोन की ऊर्जा होगी, ये फोटोन का संवेग होगा, ये दोनों में संबंध होगा। किस बात पर सर, फोटोन की ऊर्जा होगी, फोटोन का संवेग होगा, ये दोनों में होगा संबंध, ये रिलेशन आया निकल कर। ठीक, अब यहाँ तक का नोट कर दो, ये मूसा बाद में पहले इसे बंद कर दो। देखो सुनो, फोटोन का द्रव्यमान निकल गया, फोटोन का संवेग निकल गया, ऊर्जा तथा संवेग में संबंध निकल गया। ओके, अब हम क्या करने वाले, अब हम पता करने वाले कि फोटोन की संख्या कितनी हो। ठीक, तो हेडिंग बनाओ कॉपी में, 5वें नंबर, 4थे नंबर की हेडिंग बनाओ। दी गई ऊर्जा में फोटोन की संख्या, दी गई ऊर्जा में फोटोन की संख्या, फोटोन की संख्या, दी गई ऊर्जा में फोटोन की संख्या। दी गई ऊर्जा में फोटोन की, बताओ बात समझ में नहीं, सुनो। मान लो जहां तक प्रकाश आ रहा, भाई बात ना करो, चुप हो जाओ। जहां तक प्रकाश आ रहा उसकी शक्ति हमने मान ली पी, कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी, उसकी शक्ति हमने पी मान ली, और जितनी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आ रहा है उसे मैंने अपना लैम्डा लिखो। माना पी वाट का कोई प्रकाश स्रोत, माना पी वाट का कोई प्रकाश स्रोत, पी वाट का कोई प्रकाश स्रोत पी वाट का कोई प्रकाश स्रोत, लैम्डा तरंग दैर्घ्य का प्रकाश, पी वाट का कोई प्रकाश स्रोत, लैम्डा तरंग दैर्घ्य का प्रकाश स्मॉल टी समय में उत्सर्जित करता है, स्मॉल टी समय में उत्सर्जित करता है। लिख दिया। मान लो अगर उत्सर्जित फोटोन की संख्या, सुन लो, ये प्रकाश स्रोत, इससे प्रकाश आ रहा, इसकी शक्ति हमने मान ली कितनी पी। जो प्रकाश यहाँ तो हमारे पास तक पहुंच रहा है ना, ये मेरे पास तक पहुंचने में इससे समय लग रहा है स्मॉल टी, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और जितनी इसकी तरंग दैर्घ्य है ना उसका नाम है लैम्डा, एक प्रकार की दूरी हो तरंग दैर्घ्य। ठीक, चलते चले, अब ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। अगर फोटोन की ऊर्जा को हमने मान लिया n, फोटोन की संख्या को हमने मान लिया n, एक वर्णीय फोटोन की संख्या कितना मान लिया n, तो ऊर्जा कितनी बताओ,
एक फोटॉन की ऊर्जा हमने मान ली ई, एक फोटॉन की ऊर्जा कितनी मान ली, 2 फोटॉन की ऊर्जा 2 ई, 3 फोटॉन की, 4 फोटॉन की, n फोटॉन की, ये निकलवाना है, लिखा पे लिखो, अगली लाइन में लिखो। माना एक फोटॉन की ऊर्जा माना एक फोटॉन की ऊर्जा ई है, कैपिटल ई लिखना, कभी स्मॉल ई लिख रहे हो, लिख दिया। माना एक फोटॉन की ऊर्जा कैपिटल ई है, लिख दिया। तो नई लाइन से लिखो, एकदम नई लाइन से, एकदम नई लाइन से नीचे तक। एन फोटॉन की ऊर्जा, एन फोटॉन की ऊर्जा बराबर एन ई, बड़े वाला एन और बड़े वाला ही ई। तो बताओ एन फोटॉन की ऊर्जा कितनी आई, एन फोटॉन की ऊर्जा आई ई बराबर एन ई, नानी आगे कोई दिक्कत यहाँ तक? बता सको शक्ति का क्या सूत्र हो, शक्ति का P बराबर सूत्र हो W/T, पहला पढ़ा रखा है, यहाँ तो W का मान निकाल लो, तो बैठेगा W बराबर PT, प्री टेस्ट, याद रहेगी बात यार। तो ऊर्जा ही तो एक प्रकार की है, ऊर्जा को ये लिखे तो क्या जा रहा, E बराबर क्या बैठेगा PT, ये समीकरण बन जाएगी 2, पढ़ ले यार, पढ़ ले। समीकरण 1 है, समीकरण 2, इसमें ऊर्जा का मान है, इसमें ऊर्जा का मान, तुलना कर देंगे। समीकरण 1 की तुलना कर देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से तुलना कर दो, ई के बराबर है तो इसके बराबर नहीं होगा, तो बैठेगा NE बराबर PT। कोई दिक्कत है यहाँ तक ये बता दो, NE बराबर कितना निकलेगा PT। निकालना किसका मान, NE का, तो N का मान निकाल लेंगे। N का मान निकालने के लिए PT अपॉन E। अब E बराबर सूत्र हो, ये दिखा बस, इसे भी चैन समझ में आओ क्या हो रहा है, बात करने बीज रहा। E बराबर h/nu अपॉन लैम्डा, पढ़ा पुट कर दो इसमें, N बराबर में PT अपॉन h/nu अपॉन, भाग जाएगा ऊपर, ये कैसे दिखाया जाएगा, N बराबर PT लैम्डा अपॉन, ये एक वर्णी फोटॉन की संख्या, फोटॉन की संख्या का सूत्र इतना हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने फोटॉन निकल रहे। तो पहले पता करो जो जहाँ तक प्रकाश आ रहा है ना उसकी शक्ति कितनी, यहाँ रख दो जितनी शक्ति। पता करो प्रकाश को आने में कितना समय कर लग रहा है, पता करो कुड़ी कौन सा इसका नाम क्या है, लैम्डा। पता करो कुड़ी कौन सा नशा करती है, पता लग गया। तो उसके बाद ये न्यू का मान पता होना चाहिए, एच का तो मान तुम्हें पता ही होगा। तो अगर तुम्हें पता करना कि एक बल्ब लिया मैंने, जलाना स्टार्ट कर दिया, पहले इसकी शक्ति पता होनी चाहिए, शक्ति का मान यहाँ रख देंगे, देखेंगे इस तक कितने फोटॉन आएंगे, प्रकाश जाने में कितना समय लग रहा है वहाँ तक, यहाँ जब हाथ लेके वहाँ तक जाएगा गेट तक, तो जितना समय लग जाएगा टी का मान यहाँ रखेंगे। जितनी तरंगदैर्ध्य होगी ना, उस तरंगदैर्ध्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है उसका मान यहाँ रखेंगे। एच का मान फिक्स हो 6.6 गुना 10⁻⁴ जूल, वो रख देंगे। न्यू का मान आवर्ती पता होना चाहिए, एक सेकंड में कितने कंपन करते हुए जा रहा हो, ठीक, तो ये पता होना चाहिए, आवर्ती यहाँ रख देंगे। ऐसा करके पता लग जाएगा यहाँ तक वहाँ तक जाने में कितने फोटॉन जा रहे हैं। समझ बात है, इस सूत्र पर भी न्यूमेरिकल पूछ सको, पूछा नहीं आज तक, एक बार पूछा था बस न्यूमेरिकल इस पर, समझ में आया बात या, तो पूछ सको न्यूमेरिकल इस पर। और किताबों में तो घर जाकर खोज कर ढूंढ कर न्यूमेरिकल करने सारे इस तरह ही होंगे, नोट करो यहाँ तक इसे। इन गरी किताब में न्यूमेरिकल नहीं है, देख के भी नहीं किताब खोलूंगा। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, गाली देवे गलियां तेरी। तो कहाँ से लिख रहे हो, नीचे प्रभात, नीचे तो लिख रहा है ऊपर, इस ऐसे लिख रहा हो नीचे तो ऊपर को, अच्छा ऊपर तो नीचे लिख रहा है, फिर तो ठीक है। ओह इंस्टा, वायरलेस इंस्टाग्राम पर नए फंक्शन आए ना, अपडेट होगा ना 2023 में इंस्टा, चला तंदुरुस्त फोटो तुम्हें तू मुझे तेरे कहीं भी दिख जा, किसी के स्टेटस पे फोटो तो कहीं भी दिख जा मुझे तेरे। अब नोट्स में किस तरह लिखा हुआ भाई, जितने भी सूत्र पढ़ाए ना तुम सारे इकट्ठे करके लिखे हुए, एक बार मैं नोट्स भी दिखा दूँ तुम कैसे लिखे हुए, समझ में आया बात है। देखो यहाँ लिखा हुआ फोटोन की ऊर्जा पढ़ी हमने, ई बराबर h/nu,
E बराबर लिखा हुआ एच न्यू अपॉन लैम्डा, ये लिखा हुआ। उसके बाद फोटोन का द्रव्यमान लिखा, अभी पढ़ा है ना मैंने, जितने सूत्र मैंने पीछे निकलवाए ना सारे इकट्ठे करके लिख दिए गए ताकि तुम्हें न्यूमेरिकल करने में आसान नहीं हो। और कम से कम 20 न्यूमेरिकल करने तुम बैठ कर प्रत्येक सूत्र पर सवाल ऊपर न्यूमेरिकल करने, ढूंढ को खोज करके। आज चेक करूँगा कल को सुबह को। फोटोन का संवेग निकलवाया हमने पीछे। फोटोन के संवेग के दो सूत्र एच न्यू अपॉन सी, लैम्डा अपॉन एच अपॉन लैम्डा। फोटोन की ऊर्जा संवेग में संबंध पढ़ा है, ई बराबर पी सी, अभी सारे सूत्र इकट्ठे करके लिख दिए। फोटोन की ऊर्जा एन बराबर पी टी अपॉन ई, ये भी मैंने बता दिया। एन बराबर ये निकलवाया, एन बराबर पी टी लैम्डा अपॉन सी, सबसे लास्ट का सूत्र ये था। और सबका मतलब लिखवा देखो, सबका मतलब एन का मतलब फोटोन की ऊर्जा, ई का मतलब प्रकाश की चाल है, सबका मतलब लिखवा दिया इसमें, पहले भी लिखवा रखा है, मतलब साथ ही बता के चला हूँ मैं। ठीक, अब मैं इसके बाद पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद क्या है तो इतना तुम नोट्स मतलब लिखोगे। समझ में आया क्या करना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम समझ नहीं सकते, मतलब कुछ भी अलग नहीं है। बात समझ में आ रही, क्या करना। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ कॉपी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना। हेडिंग बनाओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे बदलेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना, इसकी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी तुम्हें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ना जूल में बदलने के लिए, भाई चुप हो जाओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए ना 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जूल हो, इससे गुणा कर देते हैं। कई चीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी जूल हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी होता नहीं इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जूल, बाद में लिख ले, कहीं जाए नहीं, सुन लो देख ले। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जूल। कोई दिक्कत, जैसे कहीं लिखा हुआ इस तरह 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे जूल में बदलना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना एक प्रकार का कार्यफलन ही हो। मैंने तुम्हें बताया और कार्यफलन एक प्रकार की ऊर्जा ही हो, तो इसे हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे। तो 10 तक तो ठीक था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10 गुना कितना बैठेगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जूल, ऐसे बदला जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में। 10 का 10 के साथ कर देंगे 1.6, 10 एक बार लिख देंगे और 19 में घटाएंगे तो बैठेगा 18 जूल, ऐसे बदला जाएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में बदलोगे भाई ऐसे बदलोगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम से 19 जूल तो गुणा कर देंगे। अब एक और देखो, एक और लिख रहा हूँ मैं, तुम बताना 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में बदलना। तो क्या करूँ बताओ, 75 सवाल है क्यों 75 लिखा गुणा 1.6 गुणा 10 की घात जूल, गुणा कर दो उसकी 16 पंजे 80 की 0, 16 7 112 में 8 जोड़ो, 112 में 8 20, कहना लक्ष्मी कर लो, 16 पंजे 80 का ठीक होगा ना। अच्छा 120 आएगा, इंटू पॉइंट कितने के बाद आएगा, एक अंक बाद इंटू में 10 की घात 19 बैठेगा 120 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना हो ना तो कहीं से गुणा कर देंगे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जूल से। ये बात समझ में आई है, नोट कर दो सभी। चले हटाओ इसे। अब तुम्हें सवाल करवा रहा हूँ मैं, एक सवाल लिखवाने जा रहा हूँ और ऐसी किताब में सवाल है, ऐसी मॉडल में सवाल है। मैंने उन्होंने कहा था मॉडल पेपर खरीद लियो, मॉडल नहीं लेगा तुम, कोई बात नहीं अगले कल को जिसके हाथ में मॉडल नहीं हुआ ना उसके हाथ तुम बाथे में काफी मारूंगा, फाड़ के फेंक का।
मानने की नहीं बिल्कुल भी। सुनो भाई, सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल लिखो। 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस पर्सन, 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन की आवृत्ति, 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। पिछहत्तर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। सवाल देखो कितना मस्त सवाल है। देखो ई का मान कितना दिया, ई का मान 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या निकालना, 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन की आवृत्ति, आवृत्ति निकालनी, आवृत्ति मतलब न्यू का मान निकालना, तरंग दैर्ध्य निकालना, तरंग दैर्ध्य। देखो चले, ई बराबर, तो ये 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलना पड़ेगा मुझे जूल में, तो जूल में बदलिए करेगा सर। 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 75 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल बदल गया। तो ई बराबर बैठेगा, ई बराबर गुणा कर दोगे इसमें 120 आ जाएगा, थोड़ी देर पहले समझाया, 120 गुणा 10⁻19 जूल, ई का मान निकल गया। निकलेगा नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत है, किसका मान निकला है। उसके बाद ऐसा कोई सूत्र बताओ जिसमें न्यू आता हो और ई आता हो। तो सबसे पहले सूत्र हो वही ई बराबर एच न्यू, क्योंकि न्यू निकालना है, तो कोई सा सूत्र प्रयोग कर लो, मर्जी तुम्हारी। वो देखना तुम्हें निकला किस तरह, हमें तो न्यू का मान निकालना, बटे में लेके चल जाओ, तो न्यू बराबर सूत्र बैठेगा, न्यू बराबर ई अपॉन एच बैठेगा, न्यू सूत्र। उसके बाद न्यू बराबर में ई का मान बताओ कितना, ई का मान 120 गुणा 10⁻⁻19 पूरे के बट्टे में। एच का मान बताओ, एच का मान 6.6 गुणा 10⁻34 जूल प्रति सेकंड, यही तो। अभी हम पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ बढ़ा लेंगे नहीं बढ़ा लेंगे इस तरह, तो कितना बैठेगा, न्यू बराबर 1200 बटे में 66, ये क्या 10 नहीं आया। उसके बाद ये क्या माइनस के 19 लिख तो ना कोई, ठीक है, बता दे किसी को, वैसे ही मरम्मत करें वैसे करवा लियो। उसके बाद ये क्या है 34, 2 तो काटो 3 3, 2 तो काटो छिंगी 600, 3 तो कट जाएगा, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 तो काटो 3 दूनी 6, 200। तो न्यू बराबर ऐसा दिखाई देगा, ऐसा 200 बटे 11 इंटू 34 में तो 19 घटा दो करे जरा, 15 पक्का। अच्छा 14 में तो 9 गए, 14 में तो 9 गए, 5 15 10 की घात 15 भाग दे 10, कितना बैठेगा 8 11 कम 11 ई कम 11 1.8 के आसपास बैठ जाएगा, देख लेना। इतना बैठेगा 10 की घात इंटू लगा दो, इंटू 10 की घात कितना बैठेगा 15। आवृत्ति को हम हर्टज में नापा, हर्टज में, कक्षा 9 का मात्रा का हर्टज, आवृत्ति का मात्रा हर्टज हो, एच जेड। बात समझ में आई, नोट करो। ओए रोक इसे, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। कितना टाइम होगा, 30 मिनट 23 तो कम हुई है। अब हम क्या निकाल लेंगे बताओ भाई, जो बजाओ, अब क्या निकाल लोगे बताओ, ऐसा कोई सूत्र बताओ। बहुत देर हो गई, तुम मजा ले रहे, बताओ ऐसा कोई सूत्र बताओ जिसमें तरंग दैर्ध्य आती हो। ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, ई बराबर, अच्छा ये बताओ लैम्डा का मान निकाला ना, तो इसे नीचे ले जाओ, इसे ले जाओ इधर, लैम्डा बराबर बैठेगा एच सी अपॉन, एच का मान पता ये तो हो, सी का मान कितना हो 3 गुणा माइनस कौन बोल रहा है, प्लस ही हो। इसका मान बताओ, ई का मान कितना निकाला थोड़ी पहले 1200, 120 या 1200,
1200 गुना 10 की घात माइनस के अग 19। ठीक, अब करोगे क्या, पॉइंट हटाई 0 बढ़ा लो, क्या कर लोगे बताओ, समझ में आई बात है। 3 निकम 3, 3 चौक 12, 400, किसी बच्चे के पक्का 400 आएंगे, लैम्डा ले लो। ठीक, अगर देखो 66 क्या होगा, उसके बाद माइनस के 34 गुना जो क्या 10 की घात 8। तुम्हारी जनरेशन की यही प्रॉब्लम है, इस नई जनरेशन की, वो थोड़ा फास्ट दौड़ा इसलिए मार खा रही है जनरेशन, रिलेट बता रहा हूँ, समझ में। इस नई जनरेशन की मुझे खास बात लगे इनकी, ये थोड़ा फास्ट दौड़ा, इसी कारण ही मार खाओ, इसी कारण ही सफल हो जाओ। ऐसा भाई मैं बहुत सारी जनरेशन को देख चुका, कम से कम अपने आसपास की जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ इस एरिया में, कम से कम 10 पीढ़ी देख चुका मैं पढ़ा 10 पीढ़ी की जानकारी मुझे क्या है, क्या बुद्धि उनके अंदर, क्या कर सके क्या करेंगे। तो इस जनरेशन की जो नई जनरेशन आ रही है ना, थारी वाली जनरेशन में मुझे खास बात लगे, इसके अंदर एटीट्यूड ज़्यादा, एटीट्यूड जानते हो, अगर इस एटीट्यूड को हम सही दिशा में यूज कर देना तो बहुत दूर पहुंचा सब में। पॉजिटिव एटीट्यूड कह रहा मैं, कौन सा एटीट्यूड का बात कर रहे थे, घमंड की बात नहीं करना मैं। बे यार तुम कैसे इंसान हो यार, तुम हर चीज को गलत क्यों ले जाओ यार, निगेटिव होता तुम तो बहुत निगेटिव इंसान हो यार। बताओ क्या करूं, 2 तो काट दूं, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 200 लैम्डा बराबर आ जाएगा 33 गुणा 10 की घात 34 बता 8 घटाओ 26, 10 की घात माइनस 26, लक्ष्मी भी क्या आ रही है ऐसे में। नीचे कितना बैठेगा 200 गुणा 10 की घात कितना लिखा हुआ 19, ऊपर लेके चले जाओगे कितना बैठ 33 बटे में यहाँ बैठेगा 10, तो 19 चला जाएगा, तो 10 की घात माइनस के 26 प्लस कितना बैठेगा 19 माइनस घात प्लस क्यों जाना ऊपर जाएगा, बटे में बैठेगा 200, सही है। लैम्डा बराबर हो गया, बैठेगा लैम्डा बराबर आ जाएगा आपका आंसर ये आ जाएगा 33 बटे में 2 गुना 100, ऐसे लिख सकते हो 200, 2 गुना 100, 26 में 19 घटाओ 26 में कोई दिक्कत है, ये 10 की घात 2 नहीं है, लैम्डा बराबर मत इससे भाग दे दो, 33 का आधा बताओ, 33 का आधा 16.5, 16.5 भाई 16 दूनी 32 हो और 16.5 दूनी कितना हो 33 होगा। 10 की घात 10 नीचे 10 की घात कितना बैठेगा 2, और ये 2 ऊपर जाकर माइनस करने हो जाएगा, ऐसा दिखाई देगा लैम्डा बराबर में 16.5 इंटू 10 की घात माइनस के 9, क्योंकि 2 तो है ही है और 2 साथ 9 बैठेगा। तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की दूरी हो और दूरी के पीछे मीटर लिखा जा, नोट कर लो, रोक वैसे यही होगा, बैठ जा आगे पीछे के भी। आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आज तक का, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, आज तक कभी इंपॉर्टेंट मान सको, लिखो क्वेश्चन। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, क्वेश्चन लिखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए, आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव की, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए, पक्का का 100% गारंटी के साथ, चाहे लिख लो भी कॉपी में कहीं उठा, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की, देखो इसमें क्या गेम खेलना हो तुम, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। जनाब इधर देखो, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, तो सबसे पहले हेडिंग हमारी यही होगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या हो, नहीं लिखना मैं लिखवा रखा, पहले सुन लो क्या हो। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव में लिखना, सन 1905 में आइंस्टीन ने यह बताया था, सुन लो
क्या बताएगी, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल और पैकेटों के रूप में आगे बढ़ता है। प्रत्येक बंडल या पैकेट को फोटॉन कहते हैं, जिसकी ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। सब लिखवा रखा तुम्हें पहले से ही, नोट्स में भी इस तरह लिखा हुआ। ऐसे लिखना, हेडिंग यही बनाइए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्वेश्चन पूछा ना पहले नंबर पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो बताना पड़ेगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। जितना पर्सन पूछा उसकी डिमांड फुलफिल करनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव यही है। तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल तथा पैकेटों के रूप में आगे बढ़ता है। ये आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत भी है। समझ में आई बात? या जब पराबैंगनी प्रकाश को किसी उच्च धातु के टुकड़े पर डाला जाता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। यह पूरी घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। इतनी बात बताओ, समझ में आई आएगी? कोई दिक्कत? यही प्रकाश विद्युत प्रभाव हो। उसके बाद क्या लिखना, उसके बाद ये चित्र ही काम आ जाएगा, यही वाला चित्र काम आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखना, मैं उसके बाद लिखवा रहा हूँ तुम्हें, समझ में आया बात? है उसके बाद क्या करना, क्योंकि जो आइंस्टीन की व्याख्या करनी है ना, तो आइंस्टीन की समीकरण ना या पेपर में सिद्ध करने को कई बार आ चुके। ऐसे में पेपर में यही क्वेश्चन बदल कर भी आ सकता, क्योंकि सिद्ध करो जो आइंस्टीन की समीकरण हो ना, E बराबर H, यो H ऐसे देखा, E बराबर में नहीं ऐसे लिखेगा 1/2 ऐसे लिखेगा। तो दूसरा रूप, कई सारे रूप है इसके। 1/2 mv मैक्स स्क्वायर बराबर h इंटू न्यू माइनस के न्यू नोट, ऐसा करके देखा जाएगा। ये समीकरण है आइंस्टीन की, ये लाना आंसर में सिद्ध करके। बहुत छोटा सा, बहुत आसान भी है। समझ में आया बात? या पता लग गया कैसे लिखना? तो जो थ्योरी थे ना शुरू की, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, वो तो मैंने बता दिया तुम्हें कैसे लिखोगे। अब उसकी बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें क्या लिखोगे। उसके बाद कैसे यह समीकरण कैसे सिद्ध करके लेकर आओगे। यही आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने यहाँ तक लेगा था इस बात को खींचकर। समझ में आया बात? या अब लिखो, हेडिंग बनाओ, हेडिंग। उसके बाद लिखो माना, धातु का कार्यफलन। ये देखो ये चित्र बनेगा, धातु का कार्यफलन W है, बड़े वाला W लिखना। माना धातु का कार्यफलन W है। बताओ धातु का कार्यफलन कितना? अच्छा, कार्यफलन पता लग गया था क्या हो? वो ऊर्जा हो जो धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती हो। ठीक, अभी बताओ जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे, इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे, जो गति करती हुई वस्तु में गतिज ऊर्जा नहीं होती। तो मान लिया हमने जो इलेक्ट्रॉन है ना गति कर रहे हैं, उनकी जो गतिज ऊर्जा वहां पी के नहीं ई के सापेक्ष में के है, छोटा सा। ठीक, लिखो माना इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, माना इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ई के है। पीके है क्या? ई के है, पीके है क्या? ई के है, लिख दिया ना। माना इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा ई के है क्या? ई के है, लिख दिया यहाँ तक। फोटॉन की ऊर्जा मान लिया हमने, फोटॉन की ऊर्जा ई है, मान लिखो माना फोटॉन की ऊर्जा ई है, तथा फोटॉन की ऊर्जा ई है, तथा फोटॉन की ऊर्जा ई है। याद क्यों आवे तेरी गलियां। अब आइंस्टीन ने क्या बताया, आइंस्टीन की बात भी सुन लो, क्या दर्द हमारा आइंस्टीन का सुन लो। आइंस्टीन बता क्या कह रहे, जो फोटॉन आ रहा ना धातु को टुकड़े पे पड़ रहा, सुन लो। जो फोटॉन था ना, जो फोटॉन आ रहा और धातु के टुकड़े पे पड़ रहा, उसकी जो ऊर्जा होगी, मैंने कितनी अभी लिखा तो ये है फोटॉन की ऊर्जा। ये कह रहा है जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उनकी गतिज ऊर्जा, अच्छा, प्लस धातु का कार्यफलन दोनों के योगफल के बराबर हो। तेरा भला हो जा, यह बात आइंस्टीन ने बताई। ये कह रहा है जो धातु के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ रहा उसकी ऊर्जा और धातु के पृष्ठ जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे उनकी गतिज ऊर्जा और धातु का कार्यफलन दोनों के योगफल के बराबर होती है। यानी फोटॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा और धातु का कार्यफलन दोनों के योगफल के बराबर होती है आइंस्टीन के अनुसार। मेरे अनुसार नहीं आया, आया समझ? किसके अनुसार है? लिखो आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा, आइंस्टीन के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ई। फोटॉन की ऊर्जा कोमा लगाओ, लिख दिया फोटॉन की ऊर्जा। उसके बाद धातु का कार्यफलन, फोटॉन की ऊर्जा, धातु का कार्यफलन, फोटॉन की ऊर्जा कोमा लगा देता, कोमा जरूरी। फोटॉन की ऊर्जा, धातु का कार्यफलन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है, तथा इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है।
चले देखो बेटे सुनो, ये लिखो अर्थात कर ई बराबर ई के प्लस के डब्लू, ई बराबर ई के प्लस डब्लू, ये तो कहना चाह रहा है, लिख दिया ई बराबर ई के प्लस डब्लू। लिख दिया यहां तक। अच्छा एक बात बताओ, जो ई के हो गतिज ऊर्जा नहीं आया, गतिज ऊर्जा का सूत्र कक्षा 9 में पढ़ाया जा 1/2 mv² हो, कक्षा 9 का वी नहीं है, न्यू नहीं है, वी है 1/2 वी स्क्वायर, और इसके सापेक्ष में लिख देंगे मैक्स, अधिकतम चाल होगी इसकी है। किसका मान आया? पी के का नहीं, ई के का यार। ई बराबर सूत्र हो एक सूत्र हो ई बराबर एच न्यू, पढ़ा हो अभी तो पढ़ा है। ये डब्लू नहीं है, डब्लू भी एक प्रकार की ऊर्जा ही हो, ऊर्जा, तो इसका सूत्र बैठेगा ई बराबर एच न्यू नोट, देहली आवर्तीय, समझे? कौन सी आवर्तीय? क्योंकि कार्यफलन न्यूनतम ऊर्जा हो और न्यूनतम आवर्ती होगी, फिर यहाँ न्यूनतम ऊर्जा होगी तो न्यूनतम आवर्ती होगी, सही है? समझ में आ रहा है सबकी? किसका मान लिखना, किसका मान लिखना है? ई के का। इस सूत्र में सारे मान पुट कर दो। ई का मान होता है कितना? ई का मान एच न्यू बराबर ई के का मान 1/2 एम वी मैक्स, यो न्यू नहीं आया यार, यो मैक्स स्क्वायर प्लस डब्लू का मान, धोखा मिलेगा मुझे यार, प्लस का दर जाएगा, कोका नहीं मिला, धोखा मिल गया बराबर 1/2 वी मैक्स, यो मैक्स और उसके ऊपर स्क्वायर, इसमें भी ले लेंगे कॉमन, एच न्यू माइनस के न्यू नोट बराबर 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर। इसे दब लिख सके, ऐसा दिखा देगा 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस के न्यू नोट। लास्ट में जाकर लिख देंगे यही आइंस्टीन के समीकरण है, यही आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण है, यही आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण है, यही आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण है। कौन कह रहा है छुट्टी हो? अभी कहाँ छुट्टी हो रही, एक डेरिवेशन हो रहा लास्ट, छोटा सा ही, बहुत छोटा सा, बच्चा सा। ध्यान देखो कितना डेरिवेशन होगा। क्वेश्चन लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो, डी ब्रोगली की परिकल्पना की व्याख्या करो, डी ब्रोगली की परिकल्पना की व्याख्या करो। बार बार पेपर में आ रहा है, बार बार डी ब्रोगली की क्वेश्चन है यो। डी ब्रोगली नहीं आता का? डी ब्रोगली लिखना, बोक तो लिखना आता होगा। डी ब्रोगली, डी ब्रोगली ऐसे लिखा जाएगा। डी ब्रोगली की परिकल्पना, डी ब्रोगली की परिकल्पना की व्याख्या कीजिए। 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 कोई दिक्कत यहां तक? इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप लिखो, ये क्वेश्चन बदल का आगा पेपर में। लिखो क्वेश्चन, कणों की, पेपर में क्वेश्चन ऐसा आगा, कणों की तरंग प्रकृति के संबंध में, कणों की तरंग प्रकृति के संबंध में, कणों की तरंग प्रकृति के संबंध में, कणों की तरंग प्रकृति के संबंध में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक प्राप्त करो। तरंग प्रकृति के संबंध में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक प्राप्त करो। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक प्राप्त करो। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक प्राप्त करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार बना दो उसको। फिक्स का आना, इसका आना तय है और इसके बाद हटा दो। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन वाला, एक यो और इसके अगला का। समझ आई? पक्का ना, 100% फिक्स। जब मैं सीट बना रखी ना मैंने, उसके अंदर भी तीनों डाले हुए हैं, याद रखना बात यह, ठीक? तीनों क्वेश्चन डाल रखे, तीनों क्वेश्चन फिक्स आना है। जहाँ तक आना ना पेपर में उसे रट लेना चाहिए पूरा अच्छी तरह। और आसान है बहुत, सबसे बड़ी खास बात है आसान है। वर्ष 1924 की बात है। कब की?
ये डी ब्रोगली नाम लिखवाया ना तुम, ये डी ब्रोगली, ये एक वैज्ञानिक का नाम है डी ब्रोगली। अपने नाम पर इन्होंने तरंगदैर्घ्य बताई, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बताई। लिखो वर्ष 1924 में, ऐसे लिखना तुम वहां भी पेपर में अच्छे नंबर मिलेंगे। वर्ष 1924 में लुइस विक्टर, ऐसे लिखा जाएगा लुइस विक्टर, पूरा नाम था इसका लुइस, लोई ने लिख दिया लुइस, लुइस विक्टर, विक्टर हिटलर नहीं विक्टर, विक्टर डी ब्रोगली, डी ब्रोगली। वर्ष 1924 में लुइस विक्टर डी ब्रोगली ने यह बताया कि प्रकाश द्रव्य तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। प्रकाश द्रव्य तरंगों, बताओ द्रव्य तरंग बता दिया प्रकाश को, क्या क्या बता रहे हैं, द्रव्य तरंगों के रूप में, द्रव्य तरंगों के रूप में। देखो प्रकाश को उसने द्रव्य तरंग मान लिया, निकोला आइंस्टीन को कुछ नहीं पता। लुइस विक्टर डी ब्रोगली ने, अच्छा 1924 ना, हाँ, लुइस विक्टर डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंगों को क्या लिखा, द्रव्य तरंगों के रूप में, प्रकाश द्रव्य तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, ऐसे लिखना, प्रकाश द्रव्य तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। लिख दिया यहां तक, प्रकाश द्रव्य तरंगों के रूप में, और जब द्रव्य तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है तो ये बताओ प्रत्येक तरंग की जो तरंग दैर्घ्य होगी ना, उसने बताया लैम्डा बराबर h/p हो। ये सूत्र पढ़ा नहीं है मैंने अभी थोड़ी पहले, सीधे करा मैंने, प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्घ्य हो लैम्डा h बराबर h/p, नई लाइन से लिखो, प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्घ्य, प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्घ्य, प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्घ्य, जितना पढ़ा है सारा याद होना चाहिए, कल में सब पक्का करवा के देखो, तीनों डेरिवेशन में जो करवा रहा हूँ। प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p है, लैम्डा बराबर h/p है, लिख दिया, h/p है, लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, यूं बता दो मुझे जरा कि फोटॉन का जो संवेग पढ़ा था हमने, p बराबर क्या पढ़ा था, p बराबर m/v पढ़ा था, थोड़े पहले पढ़ा था हमने। संवेग का सूत्र क्या हो हमारा, p बराबर mv तो हो। अच्छा ये बताओ, गति जो रहेगा सूत्र बताया था मैंने तुम्हें, e के 1/2 m v स्क्वायर, पढ़ा सूत्र यो, देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, एक काम करो, यहाँ तो v का मान निकाल लो, ऊपर वाले सूत्र तो v का मान निकाल लो। जब v का मान निकालोगे साइड में तो v का मान कितना निकाल बैठ, v बराबर बैठेगा p/m, p/, जहाँ v दिख जाए क्या लिख सकते हैं, पुट कर दो इसमें, बैठेगा e के बराबर, पक्का रही पेपर में 100%, लुइस विक्टर डी ब्रोगली की तरंग दैर्घ्य जो का सूत्र निकालना, लैम्डा का मान निकालना, पक्का रहा है, 100% आ रहा पेपर में। देख लो e के का मान, e के का मान कैसे निकाल लेंगे, 1/2 चुका तुम इंटू ये क्या है m, इंटू ये क्या है v का मान है p/m पूरे का होल स्क्वायर, पक्का रहा 100%, बहुत इंपॉर्टेंट। e के बराबर 1/2 इंटू m इंटू में p का स्क्वायर, और पूरे के बट्टे में कितना m का स्क्वायर, m तो m काट देंगे, काट दिया m तो भाई कितना बैठेगा 1/2, तो कितना बैठेगा 1/2 e के बराबर कितना बैठेगा 1/2 p स्क्वायर अपॉन m। तो यहाँ तक बेटे उसका मान निकालो p का मान तो कैसे निकाल लेंगे, दो की इधर गुणा कर देंगे, m की भी इधर गुणा कर देंगे, तो बैठेगा 2 e के इंटू में m बराबर में कितना p का स्क्वायर। अब यहाँ पे p का मान निकालेंगे, स्क्वायर देंगे रूट बन जाएगा, तो रूट बन जाएगा तो ऐसे दिखाई देगा 2 e के इंटू में m बराबर कितना बैठेगा p, इसे इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं इसे, तो p बराबर बैठेगा कितना, p बराबर बैठेगा √2 e के इंटू में m, तो p का मान निकलेगा, किसका मान निकला, ऊपर जो समीकरण एक मान कितनी है, समीकरण एक मान कितनी, यहाँ संयोजन लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 तरंग दैर्घ्य निकालनी है माँ, तरंग दैर्घ्य, और तरंग दैर्घ्य का सूत्र यो हो लैम्डा बराबर समीकरण 1 से, समीकरण 1 बताओ क्या है, लैम्डा बराबर कितना h/p, p का मान देखो ऊपर कितना, p का मान रख दो यहाँ से, लैम्डा बराबर बैठेगा h/√2 e के m, बैठेगा नहीं बैठेगा, इसकी तो तलाश थी मुझे, ये निकलेगा सूत्र, ये निकालना था, पेपर में रखा 3 नंबर का, कई बार रिकॉर्ड बना रखे ना क्वेश्चन में, कई बार रखा पेपर में 3 नंबर का, कई बार। रोक भाई, लास्ट क्वेश्चन, त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित लास्ट क्वेश्चन आज का, त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित, त्वरित
इलेक्ट्रॉन से संबंधित प्रोटॉन नहीं आया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वाला आएगा ना सबकी हवा सरका देगा, लेकिन वो भी इस तरह ही होगा। न्यूट्रॉन वाला आएगा तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का वेस्ट नहीं होता। तो त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तब इलेक्ट्रॉन संबंधित तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। क्या व्यंजक प्राप्त कीजिए, गणना कीजिए या व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये व्यंजक प्राप्त कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा वहां से। अभी थोड़ी देर पहले तुमने एक सूत्र पढ़ा, आंसर देखो कैसे चलेगा इसका, सीधा लिखना डायरेक्ट उत्तरम, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, कैसे चलेगा उत्तर, लैम्डा बराबर सूत्र हो एच अपॉन पी हो समीकरण एक। लेकिन पी का मान भी निकाला थोड़ी देर पहले हम साइड में, और जब पी का मान निकाला था ना तो पी का नाम पता क्या था, पी का नाम था संवेग, शक्ति नहीं है संवेग है। ठीक है, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। इलेक्ट्रॉन की जो गति जो जाती है हमने ई के मान ली, इलेक्ट्रॉन की गति जो है कितनी मान ली, ई के। फोटोन का द्रव्यमान कितना मान लिया, एम मान लिया। ध्यान से सुनते रहना अच्छे तरीके से। तो हमने पी बराबर सूत्र निकाला थोड़ी देर पहले, पी बराबर क्या निकाला, पी बराबर रूट 2 एम, बताओ ई के, यूं निकाल रहा था। इसका पी का मान नहीं होता, पुट करो कितना बैठेगा, लैम्डा बराबर एच अपॉन रूट 2 एम ई के। अब मैं एक स्टाइल मारने वाला हो रहा हूँ और तुमसे पूछने वाला हो रहा हूँ क्या बल आया, क्या बल आया। देखो नेक्स्ट ये लाइन तो पता लगी क्या सही है, क्या होगा, अरे यार ले 2 गुना 3 कितना है 6, 3 गुना 2 कितना है, आगे पीछे तू भी कैसे दिख यार, 2 ई के लैम्डा बराबर चुप हो जाओ एच अपॉन रूट 2 एम, आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सुन लो, अब ई की जगह लिख दिया हमने क्यों भी, ये तो पूछ रहा है मैं, ई की जगह मैंने क्यों भी लिख दिया, कहाँ था, हाँ क्यों भी, क्यों लिख दिया, क्यों भी, ये कहाँ से आएगा, इसका तो खेल ही सारा का सारा। देखो कैसा आया हो, ई के नहीं एक प्रकार, सुन लो, जो ई के एक प्रकार की ऊर्जा हो और जो एक प्रकार का कार्य हो, और कार्य को हम डब्ल्यू से लिख सके। अब डब्ल्यू बराबर में क्यू अपॉन वी हो, पढ़ा है बचपन में, विद्युत विभव वाले चैप्टर पढ़ा था मैंने, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू था। इसकी इधर गुणा कर देंगे तो इसकी इधर गुणा कर देंगे, तो ये बताओ मुझे क्या बैठेगा, डब्ल्यू बराबर वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये सूत्र पढ़ा था हमने, तो डब्ल्यू के बराबर होगा, लेकिन हमने वी बराबर सूत्र पढ़ा रखा डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसकी इधर गुणा कर देंगे तो कितना बैठेगा, वी क्यू और बराबर कितना बैठेगा, डब्ल्यू, बैठेगा नहीं हो, ये सूत्र पढ़ रखा है ना विद्युत विभव वाले चैप्टर में, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो इसे इसके बराबर रख सका, तो जहाँ ई के दिख जाए क्या लिख सका, डब्ल्यू, और जहाँ डब्ल्यू दिख जाए क्या लिख सका, ई के, तो डब्ल्यू जगह क्या लिख सका, ई के, तो ई के बराबर कितना बैठेगा, वी क्यू, तो ई के की जगह हम लिख सकते हैं वी क्यू, तो ई के की जगह इस ई के की जगह मैंने पता क्या लिख दिया, क्यू वी या वी क्यू। यह बात बता दो सबको बुझा रही नहीं, मैंने वहाँ साइड में सिद्ध करके दिखा दी क्यों। अब उन्होंने यहाँ क्या लिख रखा है, त्वरित इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश रखना, और इलेक्ट्रॉन का जो वोल्टेज है मुझे पता नहीं, इतनी मैं इसमें वोल्टेज में त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालनी, वही निकालनी, केवल एम का मान पुट करना और क्यू का मान। और बताओ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो, बता कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो, बताओ 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम, ये एक इलेक्ट्रॉन वजन हो, बोला इलेक्ट्रॉन में इतना वजन हो, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो पता ही होगा, इसे तो बता दो, इलेक्ट्रॉन का आवेश 0, यहाँ न्यूट्रॉन होता तब तो कहते ऐसा, तब त्वरित न्यूट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तब तो यहाँ 0 रख देते, और 0 करके फिर तो सारा अनंत बन जाता है। अगर यहाँ प्रोटॉन आया ना, प्रोटॉन, तो फिर यहाँ फिर प्रोटॉन, तब भी उसके लिए भी सूत्र यही होगा, या तो इलेक्ट्रॉन आया, अगर यहाँ प्रोटॉन पूछे तो प्रोटॉन के लिए भी सब सूत्र यही होगा अगर है, लेकिन पूछ नहीं आज देखो बार बार इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली पूछ,
तो लिखो 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम पुट कर दो। अब देखो इसकी कैलकुलेशन कितनी भयंकर है। अब मैं तुम्हें एक यहाँ सिस्टम बताऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन जब नहीं होती ना तो फिर जो बताऊंगा उसे याद कर ले करो। समझ में आया बात? दिया देख लो ध्यान से, लेकिन आना तो पेपर में फिर छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, ध्यान से देख लेना अच्छे तरीके से। कैलकुलेशन बड़ी भयंकर है। लैम्डा बराबर कितना बैठेगा h अपॉन एच। अच्छा एच का मान दो याद, एच का मान याद हो तुम्हें? एच का मान कितना? 6.6 गुणा 34 जूल। रूट लगाया यहाँ तक, क्यों रूट लगाया? यो क्या है 2। एम का मान नहीं बताया, एम का मान कितना इलेक्ट्रॉन? 9.1 गुणा 10 की घात। देखो इतनी खतरनाक कैलकुलेशन, एक तो ये पॉइंटों में, दूसरा या घात में, तीसरा जिसका मन नहीं भरा तो रूट में भी आ किया। आया समझ में? मैंने कहा ना सिंपल सिंपल तो तीन रूट वाली करेंगे, ये मैंने समझाया उसे। फिर उनके लिए कुछ आसान बना दो। मैंने कहा ठीक है आसान बना दें, क्या दिक्कत हो रही? ये बताओ एम का मान रख दिया, इनटू लगाया यहाँ तक, ये क्या क्यों नहीं है? तो क्यों का मान कितना? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। हाँ ये क्या वी का मान वी रखा रहने दो। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट करो, थोड़ा थोड़ा सिंपल सिंपल वाला गुणा 16 की गुणा 91 की और 2 की गुणा कर लो। तो यहाँ इसके बाद यहाँ लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं आता। लैम्डा बराबर बेटे इसका कैलकुलेशन का खेल है सारा। इसकी मिल 3 नंबर फिक्स है। ये 3 सवाल है, एक तो आइंस्टीन वाला और दूसरा उसके बाद जो मैंने करवाया आइंस्टीन के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा करवाया मैंने? दूसरे बाद डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाला। अब ये डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाला, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो संबंधित है। आया समझ में? ठीक, तो याद रखना बात या तो इलेक्ट्रॉन तो संबंधित है, तो ये पेपर में आया तो ये समझ जाओ ऐसा करना। तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही करो। देखो आ जाओ, आया समझ में? आ जाओ बाबा, आ जाओ। अबे वो प्रकाश विद्युत प्रभाव इंपॉर्टेंट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव उसके नियम, ये 4-5 क्वेश्चन है जिसमें इंपॉर्टेंट है। हर साल आने और टेस्ट में भी यही मिलेंगे तुम्हें, और जो सीट दे रखी ना दी जा रही बनाई जा रही उसमें भी यही सब चीजें ऐड हैं। लैम्डा बराबर सुन लो अच्छे तरीके से, लैम्डा बराबर क्या बैठा है बताओ? लैम्डा बराबर 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34 पूरे के बटे में रूट लगाया यहाँ तक, ये रूट लगाया कितना बैठेगा? गुणा करो, तीनों गुणा करेगा पक्की 29.12। वाओ गजब, लेकिन बहुत बड़ा काम नहीं आता। ठीक 10 एक बार लिख देंगे। 31 की गुणा में कर दो, 31 में 19 जोड़ दो, ये बता दो पक्का। गलत हुआ ना तो तेने गाना सुना होगा, कोई पत्थर से ना मारे, तो पत्थर की जगह चप्पल कर लिया बस। ये क्या अभी? तो लैम्डा बराबर 6.6 गुना 10 की घात माइनस 34 हो गया इंटू 19। अगर यहाँ तक ये आएगा, जोड़ दो वो 85 दिक्कत तो नहीं आता। बता दो मुझे, अगर तुमने कैलकुलेशन कर दी ना अगला नोबेल पुरस्कार तुम्हारा ही है सच में। 2023 का नोबेल पुरस्कार को ढूंढ रहे हैं किसी दिन, फिजिक्स के क्षेत्र में तुम्हारा ही पक्का। तो जिनने कैलकुलेशन कर दी ना ये वाली कैलकुलेशन, इसे रूट से बाहर निकाल कर धर दिया, ऐसा समझो, तो अगला नोबेल पुरस्कार उसका पक्का। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम बता दो। चलो इस कैलकुलेशन को कर सको तुम। रूट 4 का मान कितना हो? रूट 9 का, अरे कितना मजा आ रहा है। रूट 16 का, कितना आनंद, गजब की बात। 36 का, अरे हाय। अच्छा रूट 11 का। अगर रूट के अंदर 29.12, अब क्या होगा? अब क्या होगा? हो गए अब डून हो गए इस तरह। अब क्या कर रहे? तो कुछ नहीं करना, घबराने की जरूरत नहीं है। उसका बेवकूफ बनाना, कैसे बेवकूफ बनाएंगे? अब बेवकूफ बने खेल लेंगे उसका। ठीक है आ जाओ, मुझे नहीं पता, देखो कैसे करेंगे। लैम्डा बराबर 6.6 गुना 10 की घात, कर लो हेल्पर, इधर कर लो सर। अगर निकाल दिया ना हमारे से रूट तो पक्की बात है, अगला नोबेल पुरस्कार तुम्हारा ही। 10 की घात माइनस के 34 बट एक काम करो, रूट बहुत बड़ा होगा ना, इसे इसके अलग अलग कर रूट ले लो। 29 पॉइंट कितना 12 गुना, इसलिए ऐसे लिख सके नहीं 10 की घात, देख लो ध्यान से अच्छे तरीके तक, माइनस के 25 और पूरे घात 2। अब उसके ऊपर रूट भी जाता, 25 दूनी 50 बैठा, ये बात बैठ जाएगी। रूट अलग अलग, इसके ऊपर रूट अलग चढ़ाया, इसके ऊपर रूट अलग चढ़ाया। अब 50 को कैसे लिख दिया? 25 उसके पूरे घात 2, 25 दूनी 50, ये बात बैठ जाएगी। और यानी तुम्हें कितना जगह भी इसका रूट कट गया, इसमें मो जाएगी, मुझे ही मोजा, क्या बोलेंगे सर? मुझे ही मोजा।
लैम्डा बराबर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, 6.6 गुणा 10 की घात कितना -34। मतलब इस सवाल को झेलने की यही खास बात है बस अब 29.4 आए, 29.12 आए, इसका रूट कैसे निकाल लेंगे? तो तुम आज रूट निकालना सिखाता हूँ कैसे कैसे निकालते हैं रूट। 9 तो उसके पास कितना है 3, 16 का कितना है 4, 36 का कितना वो, तो 29 के पास ऐसी कोई संख्या देखो जिसका पूरा पूरा रूट हो। तो 29 के पास 25 नहीं होता, जो उसके नजदीक है, एक तो 25 है 36 है, और तो नहीं इनके बीच में इसका पूरा पूरा रूट हो। 36 का 6 हो जा, 36 का 6 हो जा और 25 का 5 हो जा, तो 5 नजदीक है 29 के, या 6 वाला नजदीक है, 36 नजदीक है 25, तो 5। इसका मतलब है जब 29 का मैं रूट करूंगा तो पक्की बात है 5 आ जाएगा, इसका निकल गया बाहर रूट। तो हड़का लगा अंदाजा लगाओ, अगर यहाँ इसकी जगह 25 होता तो 5 आ जाता, नहीं आता, तो 29 है तो 5 आ जाएगा पॉइंट में। अब ये 4, अब 4 के नजदीक 12, यहाँ 12, अब 12 के नजदीक 9, 12 के नजदीक 9 हो या 16 12 के नजदीक, तो 9 का रूट क्या हो, ले निकल गया बाहर। मैथमेटिक्स है, समझ बात है, जिंदगी भर नहीं भूलने के बिल्कुल भी। कई साल तक ये पढ़ा है मैंने मैथमेटिक्स, 7 साल तक, समझ में आया बात, इस पर रिसर्च रही। निकलेगा रूट तो बाहर, इंटू में लगाया, इंटू लगा, ये तो कट गया था यहाँ से, 10 की घात कितना बच गया, 10 की घात ये कितना माइनस के 25 इंटू में कितना v, यहाँ क्या लगा हुआ रूट। एक और फंडा बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान लगाकर अच्छे तरीके से, सुन लो। पॉइंट से क्या घट जाएगा, पॉइंट से क्या घट गया, तो v लैम्डा बराबर होगा कितना बैठेगा, लैम्डा बराबर कितना बैठेगा 66 इंटू 10 की घात 25 ऊपर जाएगा, प्लस कर हो जाएगा, तो माइनस के 34 और प्लस के 25 और पूरे के बटे में ये क्या लिखा 53 इंटू बताओ कितना बैठेगा, इंटू रूट v। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस तरह से भाग देंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो लैम्डा बराबर बैठेगा भाई, लैम्डा बराबर बैठेगा 66 बटे में कितना बैठेगा 53 पूरे के बटे में रूट v इंटू में घटाओ 25 में 34 में 25 घटाओ 10 की घात माइनस के 9 बैठेगा भी 10 की घात कितना बैठेगा माइनस के। इस तरह से भाग देंगे, अब भाग देगा पता कितना आएगा, इसके बाद कुछ नहीं करना, इतने यहाँ v भी रूट में, इसके बाद कुछ नहीं करना, इसे याद कर लेना जो मैं बता रहा हूँ मुझे सारा कैलकुलेशन। इसका आगा कैलकुलेशन करके 12.27 अपोन में रूट v और 10 की घात इंटू में 10 की, इसे